U4 हिंदी अध्याय 31 आर्टिफैक्ट रिफाइनर _1 अनुवादक 54,96,90,339 मास्टर चेन 8वें स्तर के क्यूई शोधन साधक 100 साल से ज्यादा उम्र के थे। उनके बाल आधे सफेद थे और शरीर हृष्ट-पुष्ट था। भट्टी में काम करने के कारण उनका रंग काला पड़ गया था, फिर भी उनकी आंखें चमकदार थीं और आवाज तेज थी। मास्टर चेन कई शिष्यों को लोहा गढ़ते हुए देख रहे थे। शायद इसलिए कि उन्होंने कुछ गलतियां की थीं, उन्होंने उन्हें कड़ी नजर से देखा और डांटा, जिससे मजबूत शिल्पकला शोधक शिष्य आज्ञाकारी होकर बिना सिर उठाए डांट सहते रहे। व्याख्यान के बाद मास्टर चेन ने खुद बड़े हथौड़े को घुमाकर प्रदर्शन किया। उनके मजबूत शरीर के हर झटके से तेज हवाएं उठती और लाल गर्म परिष्कृत लोहा हथौड़े से चिंगारी से भरी चमक में बदल जाता, जो धीरे धीरे एक ब्लेड के प्रोटोटाइप का आकार ले लेता। जब ढलाई पूरी हो गई तो मास्टर चेन ने बस अपने माथे से पसीना पोंछा। उनकी सांसें स्थिर थीं, मानो उन्होंने कोई खास मेहनत ही न की हो। मुंह हुआ, जो स्वाभाविक रूप से कमजोर था, उसने बिना किसी ईर्ष्या के उसे देखा और उसने सोचा कि काश एक दिन उसके पास भी ऐसी ताकत होती। ध्यान से देखो, लोहे को ऐसे ही पीटना चाहिए। अभी क्या था, कमजोर और बेजान एक जवान औरत की सिलाई में भी तुमसे ज्यादा दम है। मास्टर चेन ने एक बार फिर शिष्यों को डांटा, फिर मुड़कर देखा तो लाल होंठ और सफेद दांतों वाला एक बच्चा, ईर्ष्या से भरी चमकदार आंखें, उसे देख रहा था। झिझकने के बाद मास्टर चेन ने पूछा, छोटे साथी, क्या तुम भी आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सीखना चाहते हो? एक मुक्त साधक के रूप में जीवन कठिन होता है। एक बार संप्रदाय छोड़ने के बाद व्यक्ति को स्वयं को बनाए रखना होता है। कुछ लोग अपने संप्रदायों में व्यवहारिक कौशल नहीं सीख पाते थे और उन्हें कोई शिल्प सीखकर अपनी आजीविका स्वयं चलानी पड़ती थी। आसपास के क्षेत्र के साधक अक्सर अपने बच्चों को मास्टर चेन से कलाकृति शोधन सीखने के लिए भेजते थे, इस उम्मीद में कि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। मास्टर चेन ने केवल कुछ स्पिरिट स्टोन्स या कुछ स्पिरिट पैडीज और इसी तरह के भुगतान के रूप में शुल्क लिया, यदि उनके पास स्पिरिट स्टोन्स नहीं थे। मुंह हुआ ने लंबे और मजबूत शिष्यों की ओर देखा, फिर अपनी पतली भुजाओं और पैरों की ओर, और स्पष्ट रूप से कहने से पहले त्याग की भावना से अपना सिर हिलाया। मालिक, क्या आप यहाँ लोगों को चूल्हे बनाने में मदद करते हैं? स्टोव। मास्टर चेन ने मोहुआ की तरफ देखा। तुम्हारे जैसे बच्चे को स्टोव की क्या जरूरत है? मैं अपनी माँ की ओर से पूछ रहा हूँ। बेशक मैं स्टोव बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत सारे परिष्कृत लोहे की आवश्यकता होती है और स्पिरिट स्टोन्स के बराबर कोई छोटी राशि नहीं है। अगर यह छोटा हो तो क्या ये सस्ता होगा? मास्टर चेन ने कहा, स्वाभाविक रूप से एक छोटा चूल्हा कम परिष्कृत लोहे और कम श्रम का उपयोग करता है, इसलिए यह वास्तव में सस्ता है। हालांकि यहाँ तोंगशियान शहर में बहुत कम लोग छोटे चूल्हे बनाते हैं। आपको किसी को विशेष रूप से संरचना को डिजाइन करने और उकेरने के लिए नियुक्त करना होगा, जिसके लिए काफी स्पिरिट स्टोन्स भी खर्च होंगे। तो फिर सबसे छोटा स्टोव बनाने के लिए कितने स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होगी? मास्टर चेन, जो बच्चों को नजरअंदाज करने वालों में से नहीं थे, ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और विभिन्न सामग्रियों की लागत को सावधानीपूर्वक लिखा, फिर कुल लागत की गणना की तथा विभिन्न आकारों और पैमाने के स्टोव के लिए आवश्यक स्पिरिट स्टोन्स को सूचीबद्ध किया। मास्टर चेन ने कागज मोहुआ को सौंप दिया और कहा, जाहिर है, ये सिर्फ सामग्री की लागत है। हम आर्टिफैक्ट रिफाइनर भी मजदूरी का शुल्क प्रतिदिन के हिसाब से लेते हैं। चूल्हा बनाने में जितने दिन लगते हैं, उतने ही दिनों का आपको भुगतान करना होता है। ओह, मैं समझ गया। मोहुआ ने सब कुछ नोट किया और फिर यह कहते हुए विदा ली, मैंने इसे लिख लिया है। मैं अपने माता पिता के साथ इस पर चर्चा करके चूल्हे का आकार तय करूंगा और फिर आपके पास वापस आऊंगा। मास्टर चेन ने स्वीकृति में घुरघुराहट की और हाथ हिलाते हुए कहा, जल्दी वापस चले जाना। रास्ते में सावधान रहना, बच्चे। freewebnovel.com। उसने मोहुआ की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। कई साधक जिन्होंने कलाकृति शोधन का अनुरोध किया था, लेकिन कीमत पूछने के बाद गायब हो गए। ज्यादातर कहते थे कि वे इस पर विचार करेंगे और फिर कभी आगे नहीं बढ़ते। इसके अलावा ग्राहक सिर्फ 10 साल का एक बच्चा था, जो एक स्टोव मांग रहा था, एक ऐसी आध्यात्मिक कलाकृति जिसे बनाने में समय और मेहनत लगती है। संभावना थी कि बात यहीं खत्म हो जाती। घर लौटने के बाद मोहुआ ने एक स्टोव चुना जो न केवल उचित आकार का था, बल्कि मास्टर चेन द्वारा दी गई मूल्य सूची के आधार पर उनकी आर्थिक क्षमता के भीतर भी था। केवल सामग्री की लागत लगभग 150 स्पिरिट स्टोन थी। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के लिए श्रम शुल्क पर अभी भी बातचीत की आवश्यकता है।
मो हुआ को यह नहीं पता था कि मास्टर चेन को चूल्हा बनाने में कितना समय लगेगा, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि इसमें 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लग सकता है, जिसकी लागत 50 से 75 स्पिरिट स्टोन के बीच हो सकती है। यह मो हुआ के बजट से कुछ बाहर था। शायद उसे अपने माता पिता से और अधिक स्पिरिट स्टोन्स मांगना होगा या दूसरों से उधार लेना होगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटक था फॉर्मेशन। मो हुआ ने मेज पर पिघलती आग की संरचना का नक्शा फैलाया और उसका बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। पिघली हुई आग के स्वरूप मानचित्र में 5 अग्नि श्रृंखला स्वरूप पैटर्न थे, जिनमें से अधिकांश स्ट्रोकली अग्नि स्थितियों पर स्थित थे। जटिल स्वरूप पैटर्न पर एक नजर डालने से ही पता चला कि वे स्वर्ण पत्थर स्वरूप और ठोस पृथ्वी स्वरूप की तुलना में काफी अधिक जटिल थे। मो हुआ ने एक छोटी सी आह भरी, सभी विकर्षणों को दूर कर दिया और गठन पैटर्न और स्ट्रोक के अनुक्रम को याद करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मो हुआ अपनी पढ़ाई में इतना तल्लीन था कि उसे पता ही नहीं चला कि आसमान काला हो गया है। भोजन के दौरान भी मो हुआ पिघलती आग की संरचना के स्वरूपों में मग्न था। उसने अपनी भाप से पकी हुई रोटी को कुछ बार चबाया, फिर ध्यान भटक गया, रोटी को पकड़े हुए शून्य में देखता रहा। लियू रुहुआ खुद को खुश और नाराज महसूस करने से नहीं रोक पाए और उसके गल पर चुटकी काटते हुए बोली, तुम्हें ठीक से खाना चाहिए। खाना खत्म करने के बाद अपने कामों के बारे में सोचना। मो हुआ अचानक वास्तविकता में लौट आया, शर्म से हंसा, फिर ध्यान लगाकर खाना खाया। फिर वह वापस अंदर भागा। मो हुआ ने पिघलती आग के निर्माण के सभी निर्माण पैटर्न लगभग याद कर लिए थे और फिर 2 घंटे तक साधारण स्याही से, बिना आध्यात्मिक शक्ति से भरे कागज पर अभ्यास किया। रात के 1 बजे वह अपने चेतना सागर में प्रवेश कर गया और एक स्तंभ पर निर्माण का अभ्यास शुरू कर दिया। संरचना पैटर्न, जो कि काफी जटिल हैं, को देखने से ही पता चलता है कि उनका मूल संरचनात्मक तर्क अन्य संरचनाओं से अलग नहीं था। संरचना पैटर्न को याद रखना मुश्किल नहीं था, चुनौती शायद दिव्य अनुभूति थी। मो हुआ की दिव्य भावना इतनी प्रबल नहीं हो सकती कि वह पूर्ण पिघलती आग संरचना मानचित्र बना सके। मो हुआ ने क्षतिग्रस्त स्तंभ पर पिघलती आग की आकृतियां बनानी शुरू कर दी। पहले 3 निर्माण पैटर्न तो आसानी से चले, लेकिन चौथे तक आते आते यह और भी ज्यादा कठिन हो गया। उसकी दिव्य इंद्रिय मंद पड़ने लगी और वह लगातार कमजोर महसूस करने लगा। मो हुआ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। चौथे निर्माण पैटर्न को पूरा करने के बाद उसकी चेतना के सागर में तीव्र दर्द होने लगा, जैसे ज्वार के कम होने पर नदी का तल टूटकर बिखर जाता है। मो हुआ तुरंत रुक गया, क्षतिग्रस्त स्टेल से संरचना पैटर्न को मिटा दिया और उसकी दिव्य इंद्रिय में चुभने वाला दर्द कम हो गया। मो हुआ अपनी चेतना के सागर की अर्धठोस जमीन पर गिर पड़ा और हौंफने लगा। बस मेरी दिव्य भावना में बहुत कमी है। मो हुआ की दिव्य इंद्रिय केवल 4 संरचना पैटर्न बनाने के लिए पर्याप्त थी। चौथे के बाद उसके पास 5वां पैटर्न बनाने के लिए ऊर्जा नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि केवल एक ही संरचना पैटर्न गायब था, लेकिन चूंकि दिव्य संवेदना को अल्पावधि में तेजी से नहीं बढ़ाया जा सकता था, इसलिए यह एकल पैटर्न लंबे समय तक बाधा बन सकता है। अब मैं क्या करूं? मो हुआ ने मन ही मन सोचा। दिव्य अनुभूति को बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे साधना जगत में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। कम से कम तोंगशियान शहर में क्यूई शोधन क्षेत्र के साधकों के बीच तो यही आम सहमति थी। मो हुआ ने प्रशिक्षक ज्ञान से सलाह ली थी, जिन्होंने भी कहा था कि दिव्य ज्ञान का विकास काफी हद तक साधना के उत्थान पर निर्भर करता है। किसी की साधना का क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, दिव्य ज्ञान स्वाभाविक रूप से उतना ही प्रबल होगा। freewebnovel.com। इसके अलावा इसके प्रयोग से दिव्य इंद्रिय को भी सुदृढ़ किया जा सकता है। एक साधक जितनी अधिक बार अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करता है, वह स्वाभाविक रूप से उतनी ही अधिक प्रबल होती जाती है। उदाहरण के लिए निर्माण गुरु, जो अक्सर निर्माण चित्रकारी करते हैं, उन्हें दिव्य इंद्रिय का बार बार प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए उनकी दिव्य इंद्रिय स्वाभाविक रूप से एक सामान्य साधक की तुलना में कहीं अधिक प्रबल होती है। मो हुआ ने यह भी पूछा था कि क्या दिव्य ज्ञान के प्रशिक्षण के लिए कोई समर्पित साधना तकनीक है, जिस पर प्रशिक्षक यान ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं। न तो प्राचीन ग्रंथों में और न ही कुलीन कुलों के विभिन्न मंत्र बिंदुओं के अभिलेखों में दिव्य ज्ञान की साधना का कोई सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका मौजूद था। जो थोड़े बहुत थे, वे ज्यादातर विधर्मी दानव तकनीकें थीं, जो कोई भी उनका अभ्यास करता उसके पागल हो जाने और दानव साधक बन जाने का खतरा बना रहता, जिसे हर कोई मिटाना चाहता था। ये ज्ञात नहीं है कि यह वास्तव में अस्तित्वहीन था या शक्तिशाली परिवारों द्वारा गुप्त रूप से जमा किया गया था।
लेकिन यदि वे अस्तित्व में भी होते तो महुआ निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता था, और यदि वह उन्हें प्राप्त भी कर लेता तो वह राक्षसी बनने की संभावना के साथ साधना करने का जोखिम उठाने का साहस नहीं करता। वर्तमान में क्यूई शोधन की तीसरी परत में महुआ कम समय में चौथी परत तक नहीं पहुंच सका, इसलिए साधना में उन्नति के माध्यम से अपनी दिव्य भावना को मजबूत करना असंभव था। इससे केवल एक ही तरीका उपलब्ध रह गया, लगातार आकृतियां बनाना। वास्तव में बिना शॉर्टकट वाला रास्ता ही सबसे अच्छा शॉर्टकट था। अपने चेतना सागर में ताओवादी स्तंभ का उपयोग करके उन्होंने लगातार अपने निर्माण कौशल को निखारा तथा अपनी दिव्य अनुभूति को बढ़ाया। यद्यपि ये तरीका बोझिल था, लेकिन महुआ के पास फिलहाल यही एकमात्र रास्ता था। शुक्र है कि मेरे चेतना सागर में ताओवादी स्तंभ है, अन्यथा यह अनाड़ी विधि भी संभव नहीं होती। महुआ ने कृतज्ञता से सोचा। दरअसल ड्राइंग फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा दिव्य ज्ञान की खपत होती है और रिकवरी भी बहुत धीमी होती है। इस तरीके से दिव्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत और समय लगाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए महुआ ने शांत होकर ताओवादी स्तंभ पर पिघलती आग की संरचना का अभ्यास करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। जब तक वह अभ्यास करता रहा, अंततः एक दिन ऐसा आया जब उसने इसमें महारत हासिल कर ली। महुआ ने पहले 4 संरचना पैटर्न बनाने की पूरी कोशिश की, जब तक कि उसकी दिव्य इंद्रिय लगभग समाप्त नहीं हो गई। फिर उसने संरचना पैटर्न को मिटा दिया। कुछ क्षण आराम करने के बाद उसने चित्र बनाना जारी रखा और फिर उन्हें मिटा दिया। इस चक्र में उन्होंने इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जब तक उन्हें महसूस नहीं हुआ कि उनकी दिव्य इंद्रिय में थोड़ी ऊर्जा बची हुई है, और फिर उन्होंने 4 निर्माण पैटर्न पूरे करने के बाद एक और स्ट्रोक जोड़ा। पूरी रात के बाद महुआ केवल 2 अतिरिक्त स्ट्रोक जोड़ने में कामयाब रहा था, जहां से उसने शुरू किया था, लेकिन कम से कम उन 2 स्ट्रोक ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि उसकी दिव्य भावना वास्तव में बढ़ रही थी। अगले दिन जब वह जागा तो महुआ पिघलती आग की संरचना के लिए आवश्यक कुछ स्याही खरीदने के लिए मार्केट टाउन गया। ये स्याही अग्नि गुण वाले दानव जानवरों के रक्त को उत्प्रेरक के रूप में कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर बनाई गई थी। यह ज्यादा महंगी नहीं थी, इसलिए महुआ ने एक ही बार में 10 से ज्यादा बैच खरीद लिए। चूंकि फॉर्मेशन मास्टर दुर्लभ थे और फॉर्मेशन बनाने वाले साधक भी कम थे, इसलिए ज्यादातर लोग स्याही नहीं खरीदते थे। दुकानदार को महुआ जैसा बड़ा ग्राहक कम ही मिलता था और वह उसे कुछ अतिरिक्त बैच भी देता था। घर लौटने के बाद महुआ ने स्याही से पिघलती आग की आकृति बनाने का अभ्यास शुरू किया। चूंकि स्याही स्पिरिट स्टोन्स से खरीदी गई थी, इसलिए महुआ ने अतिरिक्त सावधानी के साथ चित्र बनाए तथा प्रत्येक स्ट्रोक में अपना दिल लगाया। बेशक अपनी दिव्य इंद्रिय द्वारा सीमित, महुआ 4 संरचना पैटर्न में अधिकतम 2 अतिरिक्त स्ट्रोक ही जोड़ सका, जिससे वह पूरे 5 पैटर्न वाले पिघलने वाली अग्नि संरचना को पूरा करने में असमर्थ रहा। प्रत्येक सत्र पूरा करने के बाद उसे अपनी दिव्य अनुभूति पुनः प्राप्त करने के लिए 2 घंटे रुककर आराम करना पड़ता था। एक बार जब ये पुनः जागृत हो जाती तो वह चित्र बनाना जारी रखता। ये दक्षता उसके चेतना सागर में ताओवादी स्तंभ पर आकृतियां बनाने की तुलना में बहुत कम थी। इसमें स्याही और स्पिरिट पेपर भी खर्च होता था, यानी वह स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर रहा था। हालांकि पिघलने वाली अग्नि आकृतियां जल्दी सीखने के लिए महुआ ने लागत की परवाह नहीं की। दिन रात अभ्यास जारी रखते हुए आधे महीने के बाद महुआ 4 फॉर्मेशन पैटर्न से परे लगभग 10 स्ट्रोक जोड़ सकता था, जो लगभग आधे पैटर्न के बराबर था। इस गति से उन्होंने अनुमान लगाया कि अगले आधे महीने में उनकी दिव्य इंद्रिय इतनी प्रबल हो जाएगी कि वे एक पूर्ण 5 पैटर्न वाली पिघलती अग्नि संरचना बना सकेंगे। महुआ ने चुपचाप राहत की सांस ली। ये जानते हुए कि चूल्हे को परिष्कृत करने में भी समय लगेगा, उन्हें कुछ चीजों के लिए पहले से योजना बनानी पड़ी। दिन के समय महुआ सड़कों पर घूमता रहता था और रात में वह अपने माता पिता के साथ खाना खाने के लिए घर चला जाता था। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में मेज पर सुगंधित चावल का दलिया, सफेद और नरम उबले हुए बंस, ताजी तोड़ी गई सब्जियों की 2 प्लेटें और अचार वाली सब्जियों की एक छोटी सी डिश रखी हुई थी। ये पहले से ही एक साधारण किसान की मेज पर एक दावत के रूप में माना जाता था, जहां मांस मिलना मूलतः असंभव था। लियू रुहुआ के पास उत्कृष्ट पाककला कौशल था, व्यंजन सरल किंतु स्वादिष्ट थे और महुआ ने बड़े चाव से खाया। हालांकि खाना पकाना लियू रुहुआ का काम था, लेकिन खाना पकाने के लिए इस्तेमाल की गई आग शान द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रदान की गई थी। लियू रुहुआ का व्यवहार सामान्य रहा, लेकिन नजरों में हमेशा कुछ खोया हुआ सा महसूस होता था और वह कभी कभी बेहोश हो जाती थी।
मो हुआ ने जल्दी से एक भाप से पका हुआ बन खाया, उसके गाल फूल गए। तभी उसने अचानक पूछा, माँ, क्या आपने कभी फूड बिल्डिंग खोलने के बारे में सोचा है? लियू रुहुआ, जो ध्यान से अपना दलिया पी रही थी, चौंक गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? freewebnovel.com। आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है, माँ। फूड बिल्डिंग खोलने से जरूर ढेर सारे स्पिरिट स्टोन मिलेंगे, लेकिन फूड बिल्डिंग खोलने के लिए भी पूंजी की जरूरत होती है। हम साधारण पृष्ठभूमि से आए हुए किसान हैं। हमें इसे खोलने के लिए स्पिरिट स्टोन कहाँ से मिलेंगे? लियू रुहुआ ने मनोरंजन के साथ कहा। फिर उसकी पीली उंगलियों ने मोहुआ की नाक पर मजाक करते हुए कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारी साधना उच्च हो जाएगी और तुम बहुत सारे आत्मा पत्थर अर्जित कर लोगे, तब हम एक खोलेंगे। मोहुआ ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, पहले एक छोटे से शुरू करते हैं। एक छोटा सा क्या? लियू रुहुआ हैरान थी। एक भोजनालय, मोहुआ ने कहा। मैं सड़कों पर घूमा और देखा कि वहां कई भोजनालय हैं जो पेय पदार्थ, व्यंजन, स्नैक्स, नूडल्स वगैरह बेच रहे हैं। वे सभी काफी अच्छा चल रहे हैं। लियू रुहुआ ने कुछ निराशा भरी नजर से झिझकते हुए कहा। यह देखकर मो शान ने धीरे से कहा, हुआ तुम्हारी माँ। वह आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। आध्यात्मिक शक्ति के बिना ताओ साधना के लिए भोजन पकाने हेतु आवश्यक अग्नि की आपूर्ति नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक शक्ति के साथ भी भोजनालय में ग्राहकों के निरंतर प्रवाह के लिए अनेक व्यंजन तैयार करने की आवश्यकता होती है, जिसे केवल क्यूई शोधन क्षेत्र साधक की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बनाए नहीं रखा जा सकता। मोहुआ की नाजुक भौहें गर्व से उठ गईं और उसने कहा, हम एक स्टोव बनाएंगे। एक स्टोव? मो शान और लियू रुहुआ ने एक दूसरे को हैरान होकर देखा। मोहुआ ने अपने स्टोरेज बैग से ब्लूप्रिंट की एक बड़ी शीट निकाली। ये चूल्हे का डिजाइन है। मैंने रिफाइनरी शॉप के मास्टर चेन से जरूरी सामग्री, आकार और स्पिरिट स्टोन की संख्या के बारे में पूछा है। मैं इसकी संरचना तय करूंगा। एक बार यह चूल्हा परिष्कृत हो जाए तो इसे सक्रिय करने के लिए किसी साधक को आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस इसके अंदर स्पिरिट स्टोन रख दीजिए और ये लगातार आग देता रहेगा। इससे खाना पकाना और सामग्री को धीमी आंच पर उबालना बहुत आसान हो जाएगा। मो शान दंपति को यह उम्मीद नहीं थी कि उनके बेटे ने पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया होगा, और वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। स्टोव को परिष्कृत करने के लिए बहुत सारे स्पिरिट पत्थरों की आवश्यकता होगी, है ना? हम पहले एक छोटा सा चूल्हा बनाएंगे। मैंने मास्टर चेन से पहले ही पूछ लिया है और इसमें ज्यादा स्पिरिट स्टोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे रेस्टोरेंट के लिए एक छोटा चूल्हा ही काफी होगा। और संरचना? लियू रुहुआ ने पूछा। मोहुआ ने संयम का नाटक किया, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व छिपा नहीं सका। मैं बनाऊंगी। मुझे मैनेजर मो से फॉर्मेशन डायग्राम मिल गया है और फॉर्मेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है। मोहुआ, जिसने बार बार अभ्यास करने के लिए अपनी दिव्य भावना को क्षीण करने में कई रातें बिताईं और अभी भी पिघलने वाली आग संरचना में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी, उसने अपनी बात पूरी करते हुए अपराध बोध की एक हल्की पीड़ा महसूस की। लियू रुहुआ ने मोहुआ को संदेह से देखा। क्या आपको यकीन है कि यह मुश्किल नहीं है? मोहुआ ने हंसते हुए कहा, हालांकि मैंने अभी तक इसे नहीं सीखा है, लेकिन कुछ दिन और अभ्यास करने पर मुझे कोई समस्या नहीं होगी। इसमें कोई मदद नहीं थी। 5 पैटर्न वाली रेखाओं वाली संरचना सीखना इतना आसान नहीं था। लियू रुहुआ ने स्वीकृति में सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि चूंकि मोहुआ युवा था और उसने लंबे समय से कोई संरचना नहीं सीखी थी, यदि वह इसमें निपुणता प्राप्त कर लेता तो संभवतः ये कोई बहुत कठिन संरचना नहीं होती। फिर भी एक पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, दुकान खोलना इतना आसान नहीं है। एक छोटे से रेस्टोरेंट के लिए भी जगह किराए पर लेनी पड़ती है और नौकर रखने पड़ते हैं। बहुत सारे काम संभालने होते हैं और ढेर सारे स्पिरिट स्टोन की जरूरत पड़ेगी। अगर आमदनी से खर्च नहीं निकलेगा तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी। अभी सबसे जरूरी है कि आप अपनी साधना के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन बचाकर रखें। मो शान, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, हम ये रेस्टोरेंट खोलेंगे। मैं जगह और स्टाफ का कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मो शान ने फिर एक और स्टोरेज बैग निकाला और मोहुआ को देते हुए कहा, इसमें 100 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन हैं जो मैंने पिछले कुछ महीनों में राक्षस जानवरों का शिकार करके कमाए हैं। मुझे पता है कि तुमने दूसरों के लिए आकृतियां बनाकर काफी पैसे कमाए हैं, लेकिन चलो इस बैग से चूल्हे को परिष्कृत करने के लिए जरूरी स्पिरिट स्टोन निकाल लेते हैं। मोहुआ मना करने ही वाला था कि मो शान ने स्टोरेज बैग उसके हाथों में थमा दिया।
भंडारण बैग को पकड़े हुए और यह सोचते हुए कि उसके अंदर के स्पिरिट स्टोन्स उसके पिता द्वारा राक्षस जानवरों के साथ की गई जानलेवा लड़ाइयों के माध्यम से कैसे अर्जित किए गए थे, मोहुआ को लगा कि उनका वजन सामान्य स्पिरिट स्टोन्स से अधिक भारी है। मो शान की सहमति से भोजनालय खोलने का मामला लगभग तय हो गया। खाना खत्म करने के बाद मोहुआ अपने कमरे में वापस आ गया ताकि पिघलने वाली आग की संरचना का अभ्यास जारी रख सके। लियू रुहुआ की अभिव्यक्ति अभी भी चिंता से भरी हुई थी। मो शान ने उसे दिलासा दिया, ठीक है, ज्यादा मत सोचो। छोटा मोटा रेस्टोरेंट शुरू करना तो बस एक छोटा मोटा बिजनेस है। अगर हमें घाटा भी हुआ तो ज्यादा नहीं होगा। लियू रुहुआ ने आह भरी, हुआ प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है। भविष्य में उसकी साधना तकनीकें सीखना, ताओवादी कौशल और एक निर्माण गुरु बनने की उसकी इच्छा, निर्माण सीखना, इन सब के लिए बहुत सारे आत्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी। अगर हम अभी उन सभी का उपयोग कर लेते हैं तो बाद में हुआर की साधना के लिए पर्याप्त न होने पर हम क्या करेंगे? मो शान ने धीरे से कहा, हुआर को कम मत आंको। वह पहले से ही व्यवसायों के लिए आकृतियां बना रहा है, भले ही वे साधारण आकृतियां ही क्यों न हो, लेकिन वह पहले से ही काफी प्रभावशाली है। कौन जाने, शायद 10-20 साल बाद आकृतियों के और अभ्यास के बाद वह सचमुच एक आकृति मास्टर बन जाए। मो शान ने हंसते हुए कहा, उस समय तक हम अपने बेटे पर निर्भर हो सकते हैं। लियू रुहुआ मुस्कुराए, लेकिन वह अभी भी अपनी चिंताओं को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकी। मो शान ने लियू रुहुआ का हाथ पकड़ लिया, तो चलो भोजनालय को अच्छी तरह से चलाते हैं, अधिक स्पिरिट पत्थर जमा करते हैं और बाद में मोहुआ के लिए एक अच्छी युवती ढूंढते हैं, उसकी शादी और बच्चे होते हुए देखते हैं। मो शान की बात पर विचार करने के बाद लियू रुहुआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई, फिर भी वह अभी भी पूरी तरह से सहज महसूस नहीं कर रही थी। क्या होगा अगर, बस मामले में अगर कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां भी आए तो भी मैं यहाँ हूँ। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कोई ना कोई हल जरूर निकल ही आता है। बस थोड़ी और मेहनत करने और कुछ और राक्षसी जानवरों का शिकार करने की बात है, मो शान ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। लियू रुहुआ ने बात करना बंद कर दिया और चुपचाप मो शान की बाहों में समा गई। अगले दिन मोहुआ ने पिघलने वाली आग के गठन का अभ्यास नहीं किया, बल्कि मास्टर चेन को खोजने के लिए स्पिरिट स्टोन्स को चेन की रिफाइनरी शॉप में ले गया। मास्टर चेन मोहुआ को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और जब उन्होंने सुना कि मोहुआ वास्तव में एक स्टोव को परिष्कृत करने की योजना बना रहा है तो वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। क्या आप सचमुच स्टोव को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं? ये सही है, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा, लगभग 4 फीट ऊंचा ही बना रहा हूँ। इसे महंगी सामग्री से बनाने की जरूरत नहीं है, बस मजबूत और टिकाऊ ही काफी होगा। मास्टर चेन ने सिर हिलाया, ये बिल्कुल सही है। अगर आप एक बड़े चूल्हे को परिष्कृत कर रहे होते तो शायद मेरे पास यहाँ पर्याप्त कर्मचारी नहीं होते। चूंकि यह निजी इस्तेमाल के लिए लगता है और हम सब यहाँ पड़ोसी हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ सस्ती लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री चुनूंगा ताकि वे सस्ती और टिकाऊ हों। मोहुआ ने खुशी से कहा, धन्यवाद मास्टर चेन। हालांकि मास्टर चेन ने मोहुआ की ओर देखा और फिर हैरान होकर पीछे देखा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चूल्हे को शुद्ध करना कोई मामूली बात नहीं है। आमतौर पर इसे गिनने के लिए किसी बड़े की सहमति की जरूरत होती है। मोहुआ ने अपनी छाती थपथपाई, मेरे पिताजी ने कहा है कि उन्होंने यह मुझ पर छोड़ दिया है। अगर कुछ हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मास्टर चेन। मास्टर चेन ने छोटे लड़के मोहुआ की ओर देखा और सिर हिलाया, एक गरीब आदमी का बच्चा जल्दी ही घर का मुखिया बन जाता है। ये कहने के बाद वह भौचक्का हो गया, एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी बोला, क्या आप जमानत राशि लेकर आए हैं? चूल्हे की सामग्री की कीमत 150 स्पिरिट स्टोन है और शोधन में 20 दिन लगेंगे, यानी प्रतिदिन 5 स्पिरिट स्टोन। शोधन शुल्क 100 स्पिरिट स्टोन है। जमानत राशि सामग्री की लागत है, इसलिए आपको 150 स्पिरिट स्टोन पहले ही देने होंगे, जबकि शोधन शुल्क शोधन के बाद चुकाया जा सकता है। मैं इसे लाया हूँ। मोहुआ ने अपनी छाती से एक भारी स्टोरेज बैग निकाला, बैग खोला और उसके अंदर सभी चमकदार और पारदर्शी स्पिरिट स्टोन थे। आत्मा पत्थरों की यह राशि एक साधारण ढीले कल्टीवेटर परिवार के लिए एक भाग्य होगी, फिर भी यह बच्चा इसे अपनी छाती में ले जा रहा था। मास्टर चेन ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ स्टोरेज बैग लिया, ठीक 150 स्पिरिट स्टोन गिने, फिर स्पिरिट पैक निकाला और स्टोव को परिष्कृत करने के लिए सामग्री, लागत और डिलीवरी की तारीख लिखी। ताओ साधना जगत में आत्मा संधि अनुबंध समझौते का एक मान्यता प्राप्त प्रमाण है।
प्रत्येक आत्मा संधि विशिष्ट होती है, जिसे नष्ट करना या जालसाजी करना आसान नहीं होता, और यह साधक के आत्मा रत्नों और वस्तुओं से संबंधित लेन देन के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो कोई व्यक्ति किसी आधिकारिक साधक के निर्णय की मांग कर सकता है या ताओवादी न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर सकता है। स्पिरिट पैक्ट की 2 प्रतियां थीं। मास्टर चेन ने अपने हस्ताक्षर किए और फिर स्पिरिट पैक्ट मोहुआ को सौंप दिया। मोहुआ ने भी अपने नाम से हस्ताक्षर किए तथा प्रत्येक ने शोधन वितरण समझौते के प्रमाण के रूप में एक प्रति अपने पास रख ली। मास्टर चेन का इरादा मोहुआ से उसके पिता के नाम पर हस्ताक्षर करवाने का था, लेकिन इस पर विचार करने के बाद उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी, इसलिए यदि वह स्वयं हस्ताक्षर करेंगे तो भी यही बात लागू होगी। स्वर्गीय ताओ के अंतर्गत सभी प्राणी समान हैं। साधना का स्तर या आयु चाहे जो भी हो, एक बार जब कोई आत्मा संधि पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह बाध्यकारी हो जाती है। मोहुआ आत्मा संधि पर गरिमापूर्ण और सुंदर लेखन देखकर मास्टर चेन को एहसास हुआ कि बच्चे का नाम मोहुआ था। उन्होंने लड़के के रूप को फिर से देखा। वास्तव में लाल होठों और सफेद दांतों और एक पेंटिंग की तरह सुंदर विशेषताओं के साथ ये नाम उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। एक मामूली सौदा पूरा होने के बाद तथा अगले आधे महीने की आजीविका की चिंता न होने के कारण मास्टर चेन को मोहुआ बहुत ही आकर्षक लगने लगा। छोटे भाई, अब चूंकि स्पिरिट पैक्ट पर हस्ताक्षर हो गए हैं, हम कल से शोधन शुरू करेंगे। मैं इसे आपके लिए शीघ्रता से पूरा करने का ध्यान रखूंगा। अगर आपके पास समय हो तो आप प्रगति देखने या कलाकृतियों के शोधन के बारे में जानने के लिए भी आ सकते हैं। मैं आमतौर पर दुकान में प्रशिक्षुओं के अलावा किसी को भी देखने की अनुमति नहीं देता। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मास्टर चेन। मोहुआ को कलाकृतियों के शोधन में काफी रुचि थी। हालांकि वह अपने जीवनकाल में किसी आध्यात्मिक कलाकृति का शोधन नहीं कर पाता, फिर भी कलाकृतियों के शोधन से संबंधित ज्ञान सीखना उसके लिए लाभदायक था। ऐसे व्यावहारिक शोधन कौशल संप्रदायों द्वारा भी नहीं सिखाए जाते। अगले कुछ दिनों में मोहुआ हमेशा की तरह पिघलने वाली आग की संरचना का अभ्यास करता रहा। जब भी उसे खाली समय मिलता, वह चूल्हे के शोधन की प्रगति देखने और कलाकृतियों के शोधन के ज्ञान के बारे में पूछताछ करने के लिए शोधन केंद्र जाता। मास्टर चेन ने कोई राज नहीं छिपाया और सभी सवालों के जवाब दिए। कुछ दिनों की बातचीत के बाद वे मोहुआ की शिक्षा की गहरी समझ देखकर हैरान रह गए और साथ ही शरीर को निखारने में मोहुआ की फीकी प्रतिभा पर दया भी आई। उन्होंने पहले भी जन्मजात शारीरिक कमजोरी वाले बच्चे देखे थे, लेकिन इतने कमजोर बच्चे कम ही देखे थे, जो कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए हथौड़ा भी नहीं चला सकते थे। अन्यथा मास्टर चेन वास्तव में मोहुआ को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। कई दिनों तक कलाकृतियों के परिष्करण का अवलोकन करने के बाद मोहुआ ने इस विषय पर कुछ बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने और मेल्टिंग फायर फॉर्मेशन के ब्रशवर्क और आयामों में समायोजन करने का लक्ष्य रखा। सामान्यतः आकृतियां कागज पर बनाई जाती हैं, जिससे बार बार अभ्यास करने का अवसर मिलता है तथा गलतियां होने की कोई चिंता नहीं होती, केवल एक नए कागज की आवश्यकता होती है। लेकिन अब काम था इसे चूल्हे पर बनाना। अगर उससे कोई गलती हो जाती तो वह मास्टर चेन से किसी और चूल्हे को निखारने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसलिए मोहुआ को स्टोव के निर्माण से अच्छी तरह परिचित होना पड़ा और वह अक्सर प्रगति की जांच करने के लिए शोधन की दुकान पर जाता था। एक सुबह अपनी मां द्वारा हाथ से बनाया गया दलिया खाने के बाद और कुछ योगाभ्यास करने के बाद मोहुआ चेन की रिफाइनरी की दुकान की ओर चल पड़ा, जबकि सूरज अभी तेज नहीं हुआ था। रिफाइनरी की दुकान पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि आमतौर पर चहल पहल से भरी रहने वाली दुकान आज असाधारण रूप से शांत थी, तेज आवाज और फौजिन की क्लैंग क्लैंग से रहित। मोहुआ पिछवाड़े में गया और देखा कि मास्टर चेन और कई प्रशिक्षु सफाई कर रहे हैं। शोधन भट्टी बुझी हुई थी, उसका ढक्कन खुला था और कुछ साफ की हुई राख जमीन पर बिखरी हुई थी। मास्टर चेन, क्या हुआ? मोहुआ को देखकर मास्टर चेन ने क्षमाप्रार्थी स्वर में कहा, छोटे भाई, मुझे खेद है, शोधन भट्टी टूट गई है और आपके अनुरोधित स्टोव में देरी हो सकती है। शोधन भट्टी टूट गई है? मास्टर चेन ने निराश होकर समझाया, ये शोधन भट्टी काफी पुरानी है। इसमें पहले कुछ छोटी मोटी समस्याएं थीं, लेकिन इसे ठीक करने के बाद हम इसे इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन आज तो ये बिल्कुल भी नहीं जल रही थी। उफ! क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता? मोहुआ ने पूछा। मास्टर चेन ने अपना सिर हिलाया। पहले रिफाइनिंग भट्टी के बाहरी हिस्सों में समस्याएं थीं, जिन्हें मैं ठीक कर सकता था। अब समस्या आंतरिक संरचना में लग रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता।
एकमात्र विकल्प यह है कि आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पवेलियन से किसी मास्टर को बुलाकर देखा जाए। और अगर हमें संरचना की मरम्मत के लिए किसी संरचना मास्टर की जरूरत पड़ी तो उसके लिए काफी स्पिरिट स्टोन्स खर्च होंगे। freewebnovel.com। फॉर्मेशन। मो हुआ ने उत्साहित होकर कहा, क्या मैं देख सकता हूं? मास्टर चेन क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। क्या देखो? मैं संरचना देखना चाहता हूं। आप इस संरचना से क्या चाहते हैं? मास्टर चेन ने असमंजस में पूछा, क्या आप संरचना को समझते हैं? मो हुआ ने उत्तर दिया, मैंने संप्रदाय के एक सज्जन के साथ कुछ संरचनाओं का अध्ययन किया है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं। कम से कम मैं आपको ये पता लगाने में मदद कर सकता हूं कि समस्या संरचना में है या नहीं। मास्टर चेन को कुछ संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि भट्टी पहले से ही टूटी हुई थी और खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको आंतरिक संरचना दिखाने के लिए शोधन भट्टी को पूरी तरह से विघटित कर दूंगा। बोलने के बाद उन्होंने और प्रशिक्षुओं ने शोधन भट्टी को थोड़ा थोड़ा करके अलग करना शुरू कर दिया। शोधन भट्टी 2 व्यक्तियों जितनी ऊंची थी, विभिन्न प्रकार के उत्तम लोहे से बनी थी और बेहद भारी थी। हालांकि शरीर शोधन में अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण सभी प्रशिक्षु मजबूत और लंबे थे और वे बिना किसी विशेष कठिनाई के एक साथ काम करने में कामयाब रहे। मो हुआ अपनी सीमाओं से भली भांति परिचित था, उसने मदद करने के बारे में सोचा भी नहीं था। शोधन भट्टी को अलग करने के बाद अंदर गहरे लाल रंग में उकेरे गए सघन संरचना पैटर्न दिखाई दिए। कुछ काली राख से छिपे हुए थे, लेकिन फिर भी यह समझना संभव था कि भट्टी के अंदर की संरचना पूरी तरह से अग्नि श्रृंखला संरचना थी। ये वही पिघलती आग की आकृति थी जिसे मो हुआ हर दिन बनाता था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर पाया था। ये वास्तव में पिघलती आग की संरचना है, मो हुआ ने कहा। ये सही है, मास्टर चेन ने सिर हिलाया। ये देखकर कि मो हुआ ने एक नज़र में फॉर्मेशन को पहचान लिया, उसका दिल कुछ हद तक सहमत था और उसका स्वर अधिक गंभीर हो गया। छोटे भाई मो, जरा देखो तो सही, इस फॉर्मेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। मास्टर चेन ने किसी को रिफाइनिंग फनेस पर काली राख पोंछने को कहा और मो हुआ भट्टी के मुंह पर झुक गया। भट्टी की दीवारों पर पिघलने वाली आग के गठन के पैटर्न की बारीकी से जांच कर रहा था। यद्यपि वह अभी तक इसे पूरी तरह से चित्रित नहीं कर सका था, दिन रात अभ्यास करने के बाद संरचना पैटर्न को चित्रित करने की विधि पहले से ही उसके लिए दूसरी प्रकृति थी और यह बहुत समय नहीं था जब उसने मास्टर चेन को कुछ स्थानों की ओर इशारा किया। वास्तव में ये संरचना की समस्या है। ये संरचना पैटर्न घिस गए हैं, आध्यात्मिक शक्ति का संचार नहीं हो पा रहा है और इसलिए संरचना विफल हो गई है। मास्टर चेन ने मो हुआ की ओर नए सम्मान से देखा जब वह तार्किक रूप से बोल रहा था, लेकिन फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तो फिर हमें इसे ठीक करने के लिए किसी फॉर्मेशन मास्टर से मदद मांगनी पड़ेगी। हाय, बाजार पहले से ही अच्छा नहीं चल रहा है, इस बार पता नहीं कितने स्पिरिट स्टोन और लगेंगे। मो हुआ ने पूछा, क्या फॉर्मेशन मास्टर से फॉर्मेशन की मरम्मत करवाना बहुत महंगा है? स्वाभाविक रूप से, मास्टर चेन ने उत्तर दिया। शुरुआत में ज्यादा फॉर्मेशन मास्टर्स नहीं होते और ऐसे मामलों में जहां किसी खास फॉर्मेशन की मरम्मत की जरूरत होती है, हमें कुछ अतिरिक्त स्पिरिट स्टोन्स देने पड़ते हैं, वरना दूसरे लोग आने को तैयार नहीं होंगे। मो हुआ ने सोचते हुए कहा, मुझे भी एक बार कोशिश करने दीजिए। तुम? मास्टर चेन चौंक गए। क्या तुम पहले से ही एक फॉर्मेशन मास्टर हो? मो हुआ ने विनम्रतापूर्वक हाथ हिलाते हुए कहा, वास्तव में नहीं, मैं संप्रदाय के एक सज्जन के साथ संरचनाओं का अध्ययन करने गया था और मैंने इस संरचना का अध्ययन किया। मास्टर चेन ने आधे विकसित, युवा चेहरे वाले मो हुआ को देखा और बहुत ही चतुराई से कहा, चलो इसे भूल जाओ, तुम सिर्फ एक बच्चे हो, खुद को थकाओ मत। मो हुआ जानता था कि मास्टर चेन अभी भी हिचकिचा रहे थे। उनकी नजरें झुक गईं और उन्होंने पूछा, जिन्हें आप बुलाते हैं, जरूरी नहीं कि वे असली फॉर्मेशन मास्टर ही हों, है ना? यही तो, मास्टर चेन ने कहा, सच है, कुछ लोग असल में सिर्फ प्रशिक्षु होते हैं, पूरी तरह से फॉर्मेशन मास्टर नहीं। लेकिन मदद मांगते समय बेशक आप अच्छी बातें कहना चाहेंगे, चाहे वे फॉर्मेशन मास्टर हो या नहीं, उपाधि का इस्तेमाल करना अच्छा है, उन्हें ये सुनना अच्छा लगता है और काम ज्यादा आसानी से हो जाता है। बाकी लोगों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है और न ही ज्यादा सवाल पूछना अच्छा है, बस फॉर्मेशन ठीक हो जाए, बस यही मायने रखता है। क्या वे हर बार आने पर इसे ठीक कर देते हैं? मास्टर चेन ने एक क्षण सोचा और कहा, कुछ बार ऐसा हुआ कि सब कुछ सुचारू रूप से चला और इसे जल्दी से ठीक कर दिया गया,
और कभी कभी वे आधे घंटे तक छेड़छाड़ करते रहे और फिर भी इसे ठीक नहीं कर पाए, और इसे ठीक करने से पहले किसी और को बदलना पड़ा। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो लोग आए थे उनमें से अधिकांश शायद प्रशिक्षु ही थे, और भले ही उनका फॉर्मेशन स्तर मुझसे अधिक हो, लेकिन ये बहुत अधिक नहीं हो सकता, मोहुआ ने आत्मविश्वास से कहा। बेशक एक उचित प्रशिक्षु का स्तर मोहुआ से कुछ अधिक होना चाहिए, लेकिन वास्तव में कुछ प्रशिक्षुओं का स्तर उसके स्तर के बराबर भी नहीं हो सकता है। मोहुआ ने आगे कहा, वे इसे ठीक करने आते हैं या मैं इसे ठीक करूं, सब एक ही बात है। अगर यह ठीक नहीं होता तो आप उन्हें बस बुला सकते हैं। इससे वास्तव में कुछ समझ में आया। मास्टर चेन कुछ हद तक मान गए, लेकिन फिर भी हिचकिचा रहे थे। यह देखकर मोहुआ ने आगे कहा, अगर आप किसी फॉर्मेशन मास्टर को बुला भी लें तो भी वे तुरंत नहीं आ सकते, आपको देखना होगा कि उनके पास समय है या नहीं। एक दिन की देरी का मतलब है कि रिफाइनिंग शॉप की एक दिन की कमाई का नुकसान, और अगर यह बहुत लंबा चला तो यह नुकसान होगा। रिफाइनिंग शॉप का कारोबार ठीक ठाक था, लेकिन मुनाफा ज्यादा नहीं था। मास्टर चेन भी कोई कमी नहीं करना चाहते थे, इसलिए जो कमाते थे वो मेहनत की कमाई थी। इसके अलावा उन्हें कई शिष्यों का पालन पोषण भी करना था, और अगर काम बहुत लंबे समय तक रुका रहा तो काम चलाना वाकई मुश्किल हो जाएगा। मास्टर चेन का सिर दर्द करने लगा और अंत में उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, छोड़ो भाई, कोशिश करो। बोलने के बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक चेतावनी दी, लेकिन बस कोशिश करो, जबरदस्ती मत करो, संरचना को मत तोड़ो। चिंता मत करो, मोहुआ ने आश्वासन दिया। बुरी से बुरी स्थिति में ये ठीक ही नहीं होगा। मास्टर चेन को इससे राहत महसूस हुई, लेकिन ऐसा भी लगा कि उन्हें बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। मोहुआ ने मास्टर चेन को इंतजार करने को कहा, घर जाकर अपना ब्रश और अग्नि श्रृंखला की स्याही ली और पिघलती आग का निर्माण मानचित्र भी ले आया। रिफाइनिंग शॉप पहुंचकर उसने सबसे पहले मास्टर चेन को निर्माण मानचित्र दिखाया। ये देखकर कि मानचित्र पर संरचना वास्तव में आर्टिफैक्ट फनेस पर संरचना के समान थी, मास्टर चेन ने कुछ हद तक अपनी चिंताओं को कम कर दिया। कम से कम ये पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं था। मोहुआ पहली बार किसी आध्यात्मिक कलाकृति पर आकृति बना रहा था, जिससे वह थोड़ा घबरा गया। सौभाग्य से उसने पिघलती आग की आकृति का कई बार अभ्यास किया था, और एक बार शुरू करने के बाद उसकी मानसिकता शांत हो गई। किसी संरचना की मरम्मत करना उसे बनाने से अलग है। इसमें बहुत ज्यादा दिव्य ज्ञान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि संरचना स्वयं अक्षुण्ण रहती है, इसलिए केवल संरचना के क्षतिग्रस्त हिस्सों को स्याही से फिर से जोड़ना जरूरी है। परीक्षण में फॉर्मेशन मास्टर की दूरदर्शिता, सावधानी और फॉर्मेशन से परिचितता का परीक्षण किया गया। मोहुआ स्टोव पर झुक गया और ध्यानपूर्वक अपने चित्र पर ध्यान केंद्रित करने लगा। आधे घंटे से भी कम समय में मोहुआ ने फॉर्मेशन की मरम्मत पूरी कर ली, और फिर एक कप चाय पीने के बराबर समय तक उसका निरीक्षण किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। मास्टर चेन बगल से उत्सुकता से देख रहे थे, उन्हें डर था कि मोहुआ ने संरचना को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या ये ठीक हो गया है? मोहुआ के कपड़े गंदे थे और उसके चेहरे पर राख के कुछ धब्बे थे। उसने अनिश्चितता से कहा, ये ठीक हो जाना चाहिए, क्या हम इसे परखने के लिए आग जलाएं? मास्टर चेन, उनकी अभिव्यक्ति जटिल थी, फिर भी उन्होंने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर संरचना को पुनः सील कर दिया, कलाकृति भट्ठी स्थापित की और फिर भट्ठी में आत्मा के पत्थरों को स्थापित किया तथा अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आग शुरू करने का आग्रह किया। लेकिन आग नहीं भड़की। मोहुआ ठिठक गया और उसने अपनी ठुड्डी को छुआ। उसका पहले से धुंधला चेहरा अब और भी गंदा लग रहा था। यहाँ कोई लॉक क्यों नहीं है? संरचना की मरम्मत होनी चाहिए थी। मास्टर चेन ने पूछा, छोटे भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि फॉर्मेशन में कुछ भी गलत नहीं है? मोहुआ ने पिघलती आग की संरचना का आरेख निकाला, उसे फिर से ध्यान से तुलना की और फिर सिर हिलाया। संरचना ठीक है। मास्टर चेन ने अपने हाथ से शोधन भट्ठी को महसूस किया, उसका तापमान मापा और कई प्रशिक्षुओं से कहा, आध्यात्मिक शक्ति काफी नहीं है, कुछ और आत्मा पत्थर जोड़ें और जलाने के लिए एक ब्रेंडिंग लोहा डालें। कई शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था, और निश्चित रूप से शोधन भट्ठी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही देर में आग की लपटें बुझ गईं। मास्टर चेन बहुत खुश हुए, ये काम कर रहा है। शिष्य भी खुश थे, शोधन भट्ठी के चालू होने से उनके पास करने को काम था और वे अपने गुरु से सीख सकते थे। इसलिए मोहुआ की ओर उनकी निगाहें प्रशंसा से भरी थीं।
मो हुआ भी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, चलो एक आध्यात्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने का प्रयास करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या कोई समस्या होगी। मास्टर चेन ने लापरवाही से उसमें चाकू फेंका, थोड़ी देर तक उसे परिष्कृत किया और फिर अफसोस के साथ कहा, इसे इस्तेमाल करने में कोई खास समस्या नहीं है, बस आग पहले से कमजोर है, इसलिए परिष्कृत होने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। मो हुआ कुछ उलझन में था, एक ही फॉर्मेशन, आग कमजोर क्यों होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि मरम्मत के बाद फॉर्मेशन की क्षमता कम हो जाती है? मास्टर चेन ने अपना सिर हिलाया, मैंने पहले भी कई बार इसकी मरम्मत की है, लेकिन आग ज्यादा कम नहीं हुई है। तो फिर ऐसा क्यों? मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, ये सोचते हुए कि क्या उसने संरचना को अच्छी तरह से चित्रित नहीं किया है। मास्टर चेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर मो हुआ के स्याही पत्थर की स्याही की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद स्याही की वजह से। जब मैंने पहले दूसरों से इसकी मरम्मत करवाई थी, तो उन्होंने जो स्याही इस्तेमाल की थी, वह आपकी स्याही से ज्यादा गहरी थी, चटक लाल, मानो आग जल रही हो। freewebnovel.com। मो हुआ को एहसास हुआ कि उसने पैसे बचाने के प्रयास में सबसे सस्ती अग्नि श्रृंखला स्याही चुनी थी, जो कि फॉर्मेशन पेंटिंग के अभ्यास के लिए ठीक थी, लेकिन जब वास्तव में आध्यात्मिक कलाकृति पर इसका उपयोग किया गया, तो प्रभाव निश्चित रूप से खराब था। किसी भी संरचना को प्रभावी बनाने के लिए उसे उच्च स्तरीय आध्यात्मिक स्याही की आवश्यकता होती है। मो हुआ ने चुपचाप ध्यान दिया और फिर झिझकते हुए स्वीकार किया, तो ये स्याही की वजह से होगा। मैंने सबसे सस्ती वाली खरीदी थी, इसलिए हो सकता है कि वह आध्यात्मिक शक्ति को उत्तेजित करने में उतनी अच्छी ना हो। मास्टर चेन बोले, इस बारे में बात करने का क्या मतलब है? हालांकि आग थोड़ी कमजोर है, फिर भी अच्छी बात है कि यह काम कर रही है। आखिरकार मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सोचने के बाद मास्टर चेन ने दांत पीसते हुए कहा, जहां तक तुम्हें चूल्हा चाहिए, उसे रिफाइन करने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मुफ्त में रिफाइन कर दूंगा। हाँ, मैं सामान की कीमत नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी अपने बच्चों का पेट पालना है। मो हुआ ने विशाल लेकिन साधारण रिफाइनिंग शॉप को देखा, फिर कालिक से सने मास्टर चेन और पसीने से भीगे हुए मैले चेहरों वाले रिफाइनिंग शिष्यों को देखा, ये समझते हुए कि उनके लिए स्पिरिट स्टोन अर्जित करना आसान नहीं था, और जवाब दिया, चाचा चेन, मुझे रिफाइनिंग शुल्क पर 50% की छूट दे दीजिए। मास्टर चेन ने सिर हिलाया, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे भी मुझे अभी भी बेहतर सौदा मिल रहा है। इस संरचना की मरम्मत किसी और से करवाने पर कम से कम 100 या 200 स्पिरिट स्टोन्स खर्च होंगे। इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है। मास्टर चेन के व्यवहार में हट आ गया, एक साधक ईमानदारी की बात करता है, बोला गया शब्द बोर्ड में लगी कील के समान है। शब्दों को इतनी आसानी से कैसे वापस लिया जा सकता है? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे स्पिरिट स्टोन्स नहीं लूंगा, और यही तो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह आदमी सचमुच बहुत ही बुरा था। कोई और विकल्प न होने पर महुआ का दिमाग घूम गया, और वह मुस्कुराया, तो फिर ऐसा क्यों न हो, मैं आपको शोधन शुल्क नहीं दूंगा, लेकिन एक बार जब स्टोव परिष्कृत हो जाएगा, तो मैं आपकी कड़ी मेहनत के लिए टिप के रूप में कुछ स्पिरिट स्टोन दूंगा। यह है। मास्टर चेन कुछ क्षण के लिए भ्रमित हो गए, क्योंकि शोधन शुल्क और टिप एक जैसे लग रहे थे, फिर भी थोड़ा अलग महसूस हो रहा था। मो हुआ ने कहा, यह ऐसा है जैसे आप किसी मित्र से मदद मांगते समय उसे टिप दे रहे हो। अच्छा, तो ठीक है। मास्टर चेन को लगा कि तर्क सही था। कई शिष्यों ने भी मो हुआ की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखा। उनके परिवार अमीर नहीं थे। प्रशिक्षु बनकर और मदद करके वे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ अतिरिक्त कमा सकते थे। स्पिरिट स्टोन्स न कमाकर उनका पहले से ही कठिन जीवन और भी कठिन हो जाता। लेकिन स्पिरिट स्टोन अर्जित करना भले ही सिर्फ एक अधिक जीवन को बहुत आसान बना देगा। तो फिर बात बन गई। देर हो रही है, मुझे खाना खाने घर जाना है। मो हुआ ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और अलविदा कहा। मास्टर चेन ने मो हुआ को सावधान रहने की चेतावनी दी और कहा, अगर आपको कभी कलाकृतियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता हो, तो बस मेरे पास आइए, मैं आपको छूट दूंगा। जब से मो हुआ ने पिघलती आग की संरचना सीखना शुरू किया था, 16 दिन बीत चुके थे। इस दिन मो हुआ जल्दी उठ गया। सुबह का सूरज मेज पर चमक रहा था, ताजा और चमकीला, दोपहर जितना झुलसाने वाला नहीं। मो हुआ ने मेज पर कागज फैलाया, लाल स्याही को समायोजित किया और फिर पिघलती आग की आकृति बनाना शुरू कर दिया। पिछले 10 दिनों से मो हुआ के लिए ये दैनिक दिनचर्या बन गई थी। लेकिन आज का दिन सामान्य से अलग था, क्योंकि मो हुआ औपचारिक रूप से एक पूर्ण पिघलती आग संरचना तैयार करने जा रही थी।
कल रात अपनी चेतना के सागर में महुआ टूटे हुए स्तंभ पर पिघलती हुई अग्नि संरचना को चित्रित करने में सक्षम था, जिसका अर्थ था कि उसकी दिव्य इंद्रिय इतनी मजबूत थी कि वह 5 संरचना पैटर्न को चित्रित करने में उसका समर्थन कर सके। और पिघलने वाली आग के गठन के पैटर्न का बार बार अभ्यास करने के साथ साथ रिफाइनरी की दुकान में एक आर्टिफैक्ट फनेस पर एक बार इसकी मरम्मत करने के कारण महुआ ने उन्हें पूरी तरह से याद कर लिया था। महुआ ने सावधानी और देखभाल के साथ चित्र बनाया, और 2 घंटे बाद जब उसने अपनी दिव्य इंद्रिय में एक चुभन महसूस की जो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, तो उसने पिघलती आग संरचना का अंतिम स्ट्रोक पूरा किया। महुआ ने थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की जो लाल संरचना पैटर्न के साथ धीरे धीरे प्रवाहित हुई, पहले पैटर्न के पहले स्ट्रोक से शुरू होकर 5वें पैटर्न के अंतिम स्ट्रोक तक पहुंची, अंततः बिना किसी रुकावट के पूरे गठन को जोड़ दिया। वह सफल हो गया था। महुआ ने राहत की लंबी सांस ली, उन्हें निरंतर प्रयास और सफलता से प्राप्त उपलब्धि का एहसास हुआ। 5 गठन पैटर्न के साथ एक गठन। क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर कोई व्यक्ति 5 संरचना पैटर्न के साथ एक संरचना बना सकता है। महुआ को पता था कि क्यूई शोधन के सामान्य तीसरे स्तर पर एक साधक अधिकतम 3 संरचना पैटर्न बना सकता है। बड़े कुलीन कुलों और संप्रदाय के शिष्यों, जिनकी प्रतिभाएं और विरासतें बेहतर हैं, के पास उसी क्षेत्र में संरचनाओं में उच्च स्तर की निपुणता हो सकती है, लेकिन फिर भी वे संभवतः अधिक मजबूत नहीं होंगे। महुआ ने खुद को सिर हिलाया। इसके अलावा जितना अधिक वह संरचनाएं बनाने का अभ्यास करेगा, उतनी ही उसकी दिव्य भावना निश्चित रूप से मजबूत होगी, जिससे संरचनाएं सीखना आसान हो जाएगा और प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बनना बस समय की बात होनी चाहिए। एक बार जब वह वास्तव में प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बन गया, भले ही उसने कोई मूल्यांकन नहीं किया हो और वह सिर्फ एक साधारण फॉर्मेशन मास्टर था, तो उसके पास स्पिरिट स्टोन्स की पर्याप्त आय होगी और उसके माता पिता को अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से सोचते हुए महुआ खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। तभी पिछले कई दिनों से फॉर्मेशन पेंटिंग का अभ्यास करने से उत्पन्न थकान ने उसे जकड़ लिया और वह बिस्तर पर गिर पड़ा तथा जल्दी ही सो गया। लियू रुहुआ कुछ साफ किए हुए जंगली फल लेकर कमरे में आए और देखा कि मेज पर अभी अभी बनी हुई एक रचना है और महुआ बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा है, जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। उसने महुआ के लिए मेज ठीक की, उसके छोटे से पेट को एक फर वाले कंबल से ढक दिया और फिर काफी देर तक महुआ को देखती रही। उसे इतनी मीठी नींद में सोते हुए देखकर न जाने क्या सपना देख रहा था। उसके मुंह के कोने से लार टपक रही थी। लियू रुहुआ हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने अपनी आस्तीन से महुआ के मुंह के कोने को धीरे से पोंछा और फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई। कुछ दिनों बाद दाजू महुआ को ये बताने आया कि गोली भट्टी भी पूरी हो गई है। दाजू मास्टर चेन का वरिष्ठ शिष्य था, लंबा और मजबूत, बहुत ईमानदार मुस्कान वाला। दाजू के पीछे चेन की रिफाइनरी शॉप में जाते हुए महुआ ने दुकान के अंदर एक आर्टिफैक्ट फनेस देखा जो लगभग एक व्यक्ति जितना लंबा था, साधारण लेकिन मजबूत दिखने वाला, 3 पैर वाला और एक लटकते हुए होंठ वाला गोलपेट वाला। भट्टी का ढक्कन खुला था तथा सील करने से पहले संरचना के अंदर आने का इंतजार किया जा रहा था। चूल्हा तो बन गया है, देख लो छोटे भाई, क्या तुम संतुष्ट हो? महुआ चूल्हे के चारों ओर घूमा, उसे दोनों तरफ से देखा और अपने हाथों से महसूस किया। स्पर्श ठोस था, जिससे पता चलता था कि उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और बारीकियों पर बहुत ध्यान दिया गया था। महुआ ने सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए कहा, मास्टर चेन अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे हैं। यह अब तक देखी गई सबसे अच्छी आध्यात्मिक कलाकृति है। बेशक उन्होंने स्वयं बहुत अधिक आध्यात्मिक कलाकृतियां नहीं देखी थीं। मास्टर चेन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेशक आपने जो वस्तु मांगी थी, स्वाभाविक रूप से मैंने आपके लिए सबसे अच्छी बनाई है। धन्यवाद मास्टर चेन, महुआ ने खुशी से कहा, फिर एक स्टोरेज बैग निकाला। इसके अंदर 60 स्पिरिट स्टोन है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए। 20 दिनों की मेहनत 100 से अधिक स्पिरिट पत्थरों के बराबर थी। महुआ ने 50% की छूट दी और फिर थोड़ा अतिरिक्त जोड़ दिया। मास्टर चेन पहले तो मना करना चाहते थे, लेकिन ये देखते हुए कि रिफाइनरी की दुकान का कारोबार हाल के महीनों में खराब रहा था और दाजू और अन्य शिष्यों को मुश्किल से ही खाने को मिल पाता था, उन्होंने भुगतान स्वीकार कर लिया। लेकिन महुआ से कहा, अगली बार जब आपको कलाकृतियों को परिष्कृत करने की जरूरत हो तो मेरे पास आइएगा। मैं आपको टोंगशियान शहर में सबसे कम दाम दूंगा। हम धन्यवाद मास्टर चेन, महुआ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। लेकिन मास्टर चेन हिचकिचाए, इस चूल्हे को इस्तेमाल करने से पहले इस पर अभी भी आकृति बनानी होगी।
आकृति बनाने के लिए आप किसे ढूंढेंगे? मो हुआ ने अपनी छाती थपथपाई। मैं ये खुद कर लूंगा। मास्टर चेन को आश्चर्य भी हुआ और आश्चर्य भी नहीं हुआ। रिफाइनरी की दुकान की कलाकृति भट्टियों पर संरचना चित्रकारी की मरम्मत मो हुआ द्वारा की गई थी, और चून की कलाकृति भट्टी, गोली भट्टी और स्टोव की प्रक्रियाएं समान थीं, और उनकी मुख्य संरचनाएं भी एक जैसी थीं, इसलिए मो हुआ के लिए स्वयं चित्रकारी करना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन मास्टर चेन ने विनम्रतापूर्वक सलाह दी, फॉर्मेशन बनाना फॉर्मेशन रिपेयर से अलग है ना? मैंने सुना है कि फॉर्मेशन बनाने में ज्यादा दिव्य ज्ञान की जरूरत होती है। आप बहुत ज्यादा प्रशिक्षित नहीं हैं और आपकी दिव्य ज्ञान पर्याप्त नहीं होना चाहिए। खुद को फॉर्मेशन पैटर्न बनाने के लिए मजबूर न करें और अपने चेतना सागर को नुकसान न पहुंचाएं। चिंता मत करो, मो हुआ ने कहा, मुझे अपनी सीमाओं की स्पष्ट समझ है। मास्टर चेन ने और कुछ नहीं कहा। जब बात संरचनाओं की आई तो वे अपने से पहले वाले युवा साधक से ज्यादा जानकार नहीं थे। चूंकि मो हुआ बहुत लंबा नहीं था, इसलिए मास्टर चेन ने पहले से ही इकट्ठे किए गए स्टोव को अलग कर दिया और मो हुआ के लिए संरचना बनाने के काम को आसान बनाने के लिए इसे जमीन पर फैला दिया। दाजू और कुछ अन्य शिष्यों ने भी मदद की और फिर एक तरफ खड़े होकर उत्सुकता से अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर मो हुआ को चित्रात्मक संरचना बनाते हुए देखने लगे। उन्होंने अक्सर साधकों को संरचनाएं बनाते नहीं देखा था और उन्हें ये दिलचस्प लगा, खासकर ये देखते हुए कि मो हुआ उनसे भी छोटा था। मो हुआ ने सबसे पहले अपने ब्रश को पानी में डुबोया और स्टोव की भीतरी दीवार पर संरचना पैटर्न बनाने की कोशिश की। ब्रश का उपयोग करने की आदत डाली और वास्तव में एक आध्यात्मिक कलाकृति पर संरचना बनाने की अनुभूति के साथ तालमेल बिठाया। उन्होंने अपने मन में उन समस्याओं का भी पूर्वानुमान लगा लिया था जिनका सामना उन्हें ड्राइंग निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया में करना पड़ सकता था। तैयारी सफलता सुनिश्चित करती है, तैयारी की कमी असफलता सुनिश्चित करती है। पहले से अतिरिक्त तैयारी करने से फॉर्मेशन की सफलता दर में काफी वृद्धि हो सकती है। तैयारी के बाद मो हुआ ने संदर्भ के लिए पिघलती आग संरचना मानचित्र को फैलाया, फिर एक ब्रश और स्याही की एक छोटी बोतल निकाली। स्याही का रंग चटक लाल था और वह गाढ़ी भी। कहा जाता था कि यह अग्नि श्रृंखला के बाघ दैत्यों के खून से बनी थी। हालांकि इसकी गुणवत्ता औसत ही थी, लेकिन यह मो हुआ द्वारा पहले इस्तेमाल की गई स्याही से बेहतर थी, और मो हुआ अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सबसे अच्छी स्याही भी खरीद सकता था। स्याही की इस छोटी बोतल की कीमत 10 स्पिरिट स्टोन थी और यह केवल 2 पिघलती आग की संरचनाएं बनाने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए असफलता से बचने के लिए पूरी तैयारी की आवश्यकता थी। यदि वह असफल हो गया तो केवल स्याही की बर्बादी ही मो हुआ को परेशान करने के लिए पर्याप्त होगी। मो हुआ ने अपनी सांस रोककर मन को शांत करते हुए ध्यान केंद्रित किया और फिर आकृति बनाना शुरू कर दिया। मो हुआ का बचपन जैसा मासूम चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया, उसकी साफ चमकदार आंखों में मानो तारों की चमक समा गई हो। मास्टर चेन और कुछ शिष्य मो हुआ की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर पास खड़े थे। उन्होंने भी उसे परेशान करने के डर से बहुत जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। मो हुआ से भी अधिक चिंतित दिख रहे थे। मो हुआ के नाजुक छोटे हाथों ने ब्रश को पकड़ रखा था, उसकी कलाई लचीले ढंग से घूम रही थी, जिससे ब्रश की नोक भट्टी की दीवार के साथ नृत्य कर रही थी और मापी गई गति और व्यवस्थित संरचना के साथ ज्वलंत संरचना पैटर्न का चित्रण कर रही थी। यद्यपि दर्शकों को संरचना आरेख या पैटर्न समझ में नहीं आए, लेकिन ब्रश की नोक से निकलते उन जादुई पैटर्न को देखकर वे सभी मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। अनिश्चित समय के बाद मो हुआ ने अंततः अपना ब्रश रोक दिया और एक लंबी सांस छोड़ी। ये देखकर अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली, हालांकि उन्हें इसका कारण पता नहीं था। मास्टर चेन हिचकिचाए, फिर धीरे से पूछा, युवक, क्या ये सफल रहा? मो हुआ के चेहरे पर गंभीरता की जगह एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। ये सफल रहा। हुआ की मुस्कुराहट देखकर मास्टर चेन और अन्य लोग भी प्रसन्न हो गए। मास्टर चेन उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। युवा भाई, आप वास्तव में अविश्वसनीय हैं। मैं काफी समय से जीवित हूं और यह पहली बार है जब मैंने आपकी उम्र के एक युवा साधक को देखा है जो संरचनाएं बना सकता है। मो हुआ प्रशंसा से कुछ शर्मिंदा होकर शर्माते हुए बोला, मास्टर चेन, कृपया पहले ये जांच ले कि क्या खींची गई संरचना वाला स्टोव काम करता है। मास्टर चेन ने इशारा किया और कुछ मजबूत प्रशिक्षुओं ने स्टोव को फिर से स्थापित किया। कुछ स्पिरिट पत्थर अंदर डाल दिए और जल्द ही भट्ठी में आग भड़कने लगी। मास्टर चेन ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, आकार में थोड़ा छोटा होने के अलावा ये स्टोव खाद्य भवन के लिए बनाए गए महंगे स्टोव से अलग नहीं है, यहाँ तक कि लौ भी अधिक मजबूत लगती है।
मोहुआ ने राहत की सांस ली। फिर मास्टर चेन ने दाजू और कई शिष्यों को मोहुआ के घर स्टोव पहुंचाने के लिए कहा। अपने माता पिता से चर्चा करने के बाद मोहुआ ने अंततः अपने घर में ही भोजनालय खोलने का निर्णय लिया। एक तो ये सुविधाजनक था और दूसरी बात, बाजार के पास की दुकानें बहुत महंगी थीं। शुरुआत में यह एक छोटा सा व्यवसाय था। अगर वे किराए पर जगह लेने में बहुत पैसा खर्च करते तो अगर यह काम नहीं करता तो वे सचमुच दिवालिया हो सकते थे। इसके अलावा, हालांकि मोहुआ के घर के आसपास के ज्यादातर निवासी गरीब खुले किसान थे, फिर भी घर मुख्य सड़क के पास था जहां लोगों का आना जाना लगा रहता था और त्योहारों के दौरान काफी चहल पहल रहती थी। जब तक खाना स्वादिष्ट होता, उन्हें उसे न बेच पाने की चिंता नहीं होती थी। मोहुआ का घर काफी छोटा था, एक चीज साधना के साधक के लिए बस एक सामान्य रहने की जगह, जिसमें 2 शयन कक्ष और एक बैठक कक्ष था और एक छोटा सा आंगन भी। 3 लोगों के परिवार के रहने के लिए तो ये ठीक था, लेकिन एक भोजनालय चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मो शान ने कुछ पड़ोसियों से बात की और उनके आंगन इस्तेमाल करने के लिए हर महीने स्पिरिट स्टोन देने पर राजी हो गए। फिर उन्होंने मॉन्स्टर हंटिंग टीम के दोस्तों से एक रसोई की इमारत के नवीनीकरण में मदद मांगी और कई आंगन आपस में जुड़वा दिए। इस तरह आंगन में एक बड़ी खुली जगह बन गई जहां लोग खाने और आराम करने के लिए मेज और कुर्सियां रख सकते थे। चूल्हा इतना बड़ा था कि उसे स्टोरेज बैग में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए दाजू और उसके कई शिष्य चूल्हे को मोहुआ के घर ले गए। जब वे वहां पहुंचे तो मो शान और उनकी पत्नी अभी भी आंगन की सफाई, खुदाई और दीवारें बनाने में लगे थे, जिससे जगह थोड़ी अव्यवस्थित लग रही थी। बिना कोई शिकायत किए दाजू और अन्य लोगों ने चूल्हा लगाने में मदद की, फिर जाने से पहले एक कप चाय पीने बैठ गए। यद्यपि मोहुआ ने पहले भी उन्हें विश्वास दिलाया था और उनका काम हमेशा विश्वसनीय था, ये देखते हुए कि वह वास्तव में एक स्टोव बनाने में कामयाब रहे और स्टोव उनके सामने ही था, मो शान और उनकी पत्नी को अभी भी यह अविश्वसनीय लगा। लियू रुहुआ ने चूल्हे को छुआ और कहा, यह बिल्कुल उन बड़ी फूड बिल्डिंगों वाले चूल्हे जैसा ही दिखता है, बस छोटा है, लेकिन जाहिर है ज्यादा टिकाऊ है और कारीगरी ज्यादा बारीक है। हालांकि इसमें काफी स्पिरिट स्टोन लगे होंगे, है ना? मैंने मास्टर चेन के लिए आर्टिफैक्ट भट्टी में संरचना की मरम्मत की और उन्होंने मुझे 50% की छूट दी। इसके अलावा मैंने इस भट्टी में संरचना खुद बनाई थी, इसलिए मुझे ज्यादा स्पिरिट स्टोन खर्च नहीं करने पड़े, मोहुआ ने खुद पर थोड़ा गर्व करते हुए कहा। लियू रुहुआ और मोशान ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि मोहुआ में संरचनाओं में कुछ प्रतिभा है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह न केवल दूसरों के लिए संरचनाएं ठीक कर सकता है, बल्कि उसने स्वयं आध्यात्मिक कलाकृतियों पर संरचनाएं बनाना भी शुरू कर दिया है। लियू रुहुआ ने मोहुआ को अपनी बाहों में खींच लिया और प्रशंसा की, हुआ, तुम सचमुच अद्भुत हो। मो शान ने भी अपने बेटे की ओर देखा, उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं। मूल रूप से मोहुआ की कमजोरी के बारे में चिंतित, अब उसकी प्रतिभा को देखकर उसे विश्वास हो गया कि भले ही वह शरीर को निखारने का प्रयास न कर सके, लेकिन भविष्य में वह केवल संरचनाओं के साथ ही जीविका चला सकता है और उसे अपने जैसे राक्षस जानवरों से लड़ने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, जो कि आदर्श से भी अधिक था। माँ, मैं आपको चूल्हे का उपयोग करना सिखाऊंगा। मोहुआ ने लियू रुहुआ का हाथ पकड़कर उसे चूल्हे का इस्तेमाल, स्पिरिट स्टोन की मात्रा और गर्मी को नियंत्रित करना सिखाया। ये चीजें असल में ज्यादा मुश्किल नहीं थीं और एक बार बताने के बाद लियू रुहुआ समझ गई। इसके बाद लियू रुहुआ ने चूल्हे पर खाना पकाया, जिसमें चावल का दलिया, कुछ साधारण सब्जियां और सफेद नरम उबले हुए बंस शामिल थे, साधारण लेकिन स्वादिष्ट। अपनी माँ द्वारा पकाए गए भोजन का स्वाद चखकर मोहुआ बहुत प्रभावित हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि घर पर हाल ही में बनाया गया अधिकांश भोजन मोशान द्वारा ही तैयार किया गया था। स्वाद में अंतर स्पष्ट था। मोहुआ ने स्पष्ट रूप से कहा, माँ, आपका खाना पिताजी के भोजन से कहीं अधिक स्वादिष्ट है। तुम बदमाश हो। मो शान ने चिढ़कर मोहुआ के बालों को सहलाया, लेकिन अपनी पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वह भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। 3 लोगों के परिवार के भोजन समाप्त करने के बाद लियू रुहुआ ने पूछा, रेस्तरां खोलना संभव है, लेकिन हमें क्या बेचना चाहिए? मो शान और लियू रुहुआ दोनों ने मोहुआ की ओर देखा। मोहुआ ने अपने माता पिता की नजरों से नजरें मिलाते हुए कहा, बीफ। मो शान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर भौहें चढ़ाकर बोला, लेकिन हम गोमांस कहाँ से लाएंगे? आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर मांस बहुत महंगा होता है, हम उसे खरीद नहीं सकते और आसपास का इलाका आवारा किसानों से भरा है जो गोमांस बनाने पर भी उसे नहीं खरीदेंगे। मोहुआ ने कहा, पिताजी, क्या आपने पहले कभी कोई जंगली बैल नहीं मारा था?
हम बस उसी का मांस इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगली बैल का मांस, ये बहुत सख्त, सूखा और लकड़ी जैसा होता है। कोई भी इसे खाना नहीं चाहेगा। फिर हम इसे 2 दिन और 2 रात तक पकाते हैं। तब तक सबसे सख्त मांस भी नरम हो जाना चाहिए और पर्याप्त समय के साथ ये स्वाद को अच्छी तरह सोख लेगा। इसे 2 दिन और 2 रात तक पकाएं। मो शान चूल्हे की ओर अपनी नज़र घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। तो आपने ये चूल्हा न केवल अपनी माँ को आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना खाना पकाने की अनुमति देने के लिए बनाया है, बल्कि मांस पकाने के लिए भी बनाया है। हाँ, मो हुआ ने सिर हिलाया। ये काम कर सकता है। मो शान थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये काम करेगा। लियू रुहुआ की आंखें चमक उठी। आध्यात्मिक शक्ति वाला मांस ताज़ा और कोमल होता है, इसे ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं होती, वरना इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा मांस महंगा होता है, हमारे जैसे परिवार इसे खरीद नहीं सकते। आध्यात्मिक शक्ति के बिना मांस सस्ता जरूर होता है, लेकिन सख्त और लकड़ी जैसा होता है और इसे लंबे समय तक पकाना पड़ता है। आम किसान इसे खरीद तो सकते हैं, लेकिन उनके पास इसे पकाने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां नहीं होती, इसलिए वे इसे कम ही खाते हैं। इस स्टोव से हम सस्ता लेकिन स्वादिष्ट मांस बना सकते हैं, जिसे साधारण किसान भी खरीद सकते हैं। मो शान ने सिर हिलाया, फिर कहा, लेकिन 2 दिन और 2 रात भट्ठी में आग बनाए रखने से ही काफी स्पिरिट स्टोन का उपयोग हो जाएगा, है ना? मो हुआ ने उंगलियों पर गिनती की, फिर कहा, इसमें लगभग 10 स्पिरिट स्टोन लगेंगे, लेकिन एक भट्टी में बहुत सारा मांस पकाया जा सकता है। अगर बेच दिया जाए तो कम से कम हमारा खर्च तो निकल ही जाएगा। ठीक है, मैं परसों एक बर्तन में स्टू बनाने की कोशिश करूंगी और फिर लागत की गणना करूंगी, लियू रुहुआ ने कहा। मो शान ने सिर हिलाया और कहा, मैं थोड़ा और जंगली बैल का मांस ले आता हूं। हमारे घर में तो खत्म हो गया है, लेकिन बूढ़े झाओ के परिवार के पास अभी भी कुछ तो होगा। अगर यह मांस बिक जाए तो हम जिन राक्षसी जानवरों का शिकार करते हैं, उनके मांस के लिए एक जगह बन जाएगी और इससे सबकी जिंदगी कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। अपनी बात समाप्त करने के बाद और देर होने के कारण लियू रुहुआ ने मो हुआ से जल्दी से बिस्तर पर जाने का आग्रह किया। जैसे ही मो हुआ खड़ी हुई, अचानक उसे एक प्रश्न याद आया और उसने पूछा, माँ, तकनीकी तौर पर कहें तो चूल्हा बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा क्यों है कि हम आमलूज कल्टीवेटर को इसका इस्तेमाल करते हुए कम ही देखते हैं? मूर्ख बच्चा, लियू रुहुआ ने मो हुआ के चेहरे को छुआ और हंसते हुए कहा। कलाकृतियों के परिष्करण को अलग रखते हुए चूल्हे पर बनी संरचना यदि स्वयं द्वारा नहीं बनाई गई हो तो उसे किसी अन्य संरचना मास्टर द्वारा बनाने में इतने सारे स्पिरिट स्टोन खर्च होंगे। एक संरचना गुरु बनना बहुत कठिन है। एक बार गुरु बन जाने के बाद स्वाभाविक रूप से वे आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, उच्च स्तरीय संरचनाएं बनाने और अधिक आत्मिक रत्न अर्जित करने के लिए अपने कुल और संप्रदाय पर निर्भर रहते हैं। वे हम जैसे गरीब लापरवाह साधकों की परवाह नहीं करते। सिर्फ गठन गुरु ही नहीं, सभी साधक एक जैसे होते हैं। जब लोग ऊपर चढ़ते हैं तो वे नीचे नहीं देखते। मो हुआ को कई जटिल भावनाओं का अनुभव हुआ और वह शब्दों के अभाव में थी। अगले दिन मो शान घर से निकल गया और जब वह शाम को वापस लौटा तो उसके हाथ में जंगली भैंस के मांस से भरा एक बड़ा पार्सल था। मैं बूढ़े झाव से मिलने गया था, उसके पास अभी भी बहुत सारा मांस बचा था। कोई भी मांस नहीं खरीद रहा था और वह पूरा नहीं खा सकता था, इसलिए मैं सारा मांस वापस ले आया, उसने कहा। इसके बाद लियू रुहुआ ने खून निकालने के लिए मांस को भिगोया, जिसके बाद उन्होंने इसे मसालेदार और सुगंधित बनाने के लिए कुछ मसाले डाले। ये मसाले लियू रुहुआ पहाड़ों से तोड़कर लाती थीं और खुद सुखाती थीं। सुखाने की यह तकनीक उन्होंने अपनी पड़ोस की एक चाची से सीखी थी, जो तोंगशियान शहर के ढीले ढाले किसान परिवारों में आम है। बस लियू रुहुआ के मसाले की खुशबू ज्यादा अच्छी थी। जंगली भैंसे के मांस को रात भर मैरिनेट करने के बाद लियू रुहुआ ने अगले दिन उसे चूल्हे पर रखा और पकाना शुरू किया। आधे दिन तक धीमी आंच पर पकने के बाद उसने मांस निकाला, बर्तन का पानी खाली किया और फिर उसमें ताज़ा पानी और मसालेदार मसाले डाले। उसने उसे तेज आंच पर उबाला और फिर धीमी आंच पर रखकर उसे एक और रात और दिन के लिए धीरे धीरे पकाया। तीसरे दिन शाम तक वह अंततः चूल्हा बुझा नहीं पाए और बर्तन का ढक्कन नहीं उठा पाए। भाप निकल रही थी, मांस की खुशबू मसालों की सुगंध के साथ मिल रही थी और पूरा घर भर गया। लियू रुहुआ ने एक छोटा चाकू लिया, मांस का एक टुकड़ा काटा, उसे पतले पतले टुकड़ों में काटा, एक थाली में रखा, मेज पर रख दिया और मो हुआ को पुकारा, हुआ, आओ और इसे चखो। freewebnovel.com
मोहुआ ने चॉपस्टिक्स की एक जोड़ी उठाई, एक टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में डाल लिया। कुछ बार चबाने के बाद उसे वह नर्म और स्वादिष्ट लगा और एक खुशबूदार स्वाद भी। मांस का स्वाद मसालेदार स्वाद से बेअसर हो गया, जिससे एक अलग ही स्वाद पैदा हुआ। माँ, यह अब तक का सबसे अच्छा मांस है जो मैंने खाया है। मो शान ने भी एक टुकड़ा चखा और अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। ये रेस्तरां के मील मास्टर्स द्वारा बनाए गए भोजन से भी बेहतर है। लियू रुहुआ की आंखों में मुस्कान चमक उठी, लेकिन खुद एक टुकड़ा चखने के बाद भी वह कुछ असंतुष्ट महसूस कर रही थी। स्वाद अभी भी ठीक नहीं है। मसाले हल्के होने चाहिए और तीखा स्वाद तीखा। हमें तेज तीखापन भी इस्तेमाल करना होगा। मो हुआ को लगा कि यह पहले से ही स्वादिष्ट है। अपने 10 साल के जीवन में उसने कभी इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। जहां तक उसके पिछले जन्म की बात है, उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। जंगली भैंस के मांस का स्वाद लाजवाब था, जिससे उन्हें खाने की दुकान खोलने का आत्मविश्वास मिला। लियू रुहुआ ने बर्तन से थोड़ा सा गोमांस काटा, उसे छोटे छोटे खाने के डिब्बों में रखा और मो शान और मोहुआ से कहा कि वे अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ भी कुछ बांट लें। मो शान इसे मॉन्स्टर हंटिंग टीम के पड़ोसियों और दोस्तों के बीच वितरित करने गए। खाने का डिब्बा लेकर मोहुआ ने सबसे पहले एप्रिकॉट फॉरेस्ट हॉल में बूढ़े मिस्टर फैंग को उनकी मां की बीमारी का इलाज करने के लिए धन्यवाद स्वरूप एक हिस्सा दिया, और फिर मास्टर चेन को एक और हिस्सा दिया, क्योंकि उन्होंने ही बीफ पकाने वाला चूल्हा बनाया था। उनके लिए इसे चखना ही सही था। वृद्ध श्री फैंग, जो आहार स्वास्थ्य संरक्षण में निपुण थे और अक्सर उपवास रखते थे, मोहुआ के गोमांस के कुछ टुकड़ों को चखने से खुद को रोक नहीं पाए और उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। मास्टर चेन के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने गोमांस का आधा हिस्सा दाजू जैसे अपने शिष्यों के साथ बांट दिया और बाकी अपने पेय पदार्थों के साथ धीरे धीरे चखने के लिए रख लिया। कुछ हिस्से बचे थे और मो हुआ ने उन्हें दाहू और अन्य लोगों के घर पहुंचा दिया। दाहू और उसके परिवार का उपनाम मेंग था। वे रिश्तेदार तो थे, लेकिन सगे भाई नहीं थे। मूल रूप से मेंग परिवार एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियों के साथ फल फूल रहा था। कुलपिता के 3 बेटे थे और हर बेटे का एक पोता था। वे 3 पोते दाहू, श्वांगहू और शियाओहू थे। लेकिन अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं चला। श्वांगहू के पिता राक्षस जानवरों का शिकार करते हुए मारे गए और उनकी मां, जो उदास और बीमार थी, कुछ समय बाद ही चल बसी। जियाओहू के पिता व्यापार के सिलसिले में बाहर जाते समय किसी दूसरी महिला साधक के चक्कर में पड़ गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। चाचा मेंग ने जांच पड़ताल की और अफवाहें सुनी कि उन्होंने अपना नाम बदलकर नया परिवार शुरू कर लिया है या किसी दुष्ट राक्षस ने उन्हें बहकाया है, उनकी अस्थि मज्जा निकालकर उन्हें मानव गोली में बदल दिया है। किसी भी तरह वह आदमी कभी वापस नहीं आने वाला था। जियाओहू की मां ने अपमानित महसूस करते हुए दूसरी शादी कर ली और चली गई। मेंग परिवार के वृद्ध मुखिया को उम्मीद थी कि उनके वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध होंगे और उनमें से एक को फाउंडेशन की स्थापना मिलेगी, जिससे अमर नगर में उनका एक छोटा और प्रतिष्ठित परिवार बन जाएगा। लेकिन पलक झपकते ही उन्होंने अपने 2 बेटों को खो दिया। इस सदमे से वे बीमार पड़ गए और कुछ ही देर बाद उनका भी निधन हो गया। अब मेंग परिवार का मुख्य आधार केवल सबसे बड़ा बेटा ही रह गया था। वह कभी शिकायत नहीं करता था, अपने भाई बहनों के बच्चों को अपना ही मानता था। वे सब कुछ बांटते थे, चाहे साथ में खाना हो या भूखे रहना हो, और बच्चों की किसी भी शरारत की सजा सामूहिक रूप से दी जाती थी। जैसे जैसे तीनों बच्चे बड़े होते गए, उनकी भूख भी बढ़ती गई। पहले से ही साधारण परिवार दूसरों की तुलना में आर्थिक रूप से और भी ज्यादा तनावग्रस्त हो गया। जब मो हुआ गोमांस लेकर आया, तो मेंग परिवार अपना शाम का भोजन कर रहा था। दाहू, श्वांगहू और शियाओहू भाप से पके बंस और अचार चबा रहे थे। ये सुनकर कि मो हुआ बीफ लाया है, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही मो हुआ ने खाने का डिब्बा खोला और उसकी खुशबू फैली, उनके मुंह में ईर्ष्या से पानी आ गया। आंटी मेंग ने तीनों बच्चों को घूर कर देखा, किसी और का खाना खाने से पहले उन्हें शुक्रिया अदा करो। श्वांगहू ने सबसे पहले अपनी छाती पीटते हुए कहा, मो हुआ, भाइयों के बीच शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं होती। आगे से जो भी तुम्हें परेशान करेगा, मैं तुम्हारे लिए उसकी पिटाई करूंगा। दाहू और शियाओहू ने भी एक स्वर में कहा, मैं भी। आंटी मेंग ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और तीनों बाघ शावकों के सिर पर जोर से वार करते हुए चिढ़कर कहा, तुम कभी कुछ अच्छा सीखने की नहीं सोचते, बस लड़ना जानते हो। अगर तुम तीनों में मो हुआ जितनी समझ होती तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होती।
अपना भाषण समाप्त करने के बाद आंटी मिंग ने बच्चों को मांस को दयनीय दृष्टि से देखते हुए देखा और थोड़ा नर्म पड़ते हुए कहा, खाओ खाओ, लेकिन याद रखो कि भविष्य में अपने अंकल मो और आंटी लियू की कुछ काम में मदद करना, बजाय इसके कि दूसरों का खाना यूं ही खा लो। तीनों बाघ शावकों ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, फिर प्रत्येक ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अंकल मिंग और आंटी मिंग के कटोरे में रख दिया और फिर खुद ही बचे हुए मांस को खाने लगे। जैसे ही गोमांस उसके मुंह में गया, जियाओ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह मांस बहुत स्वादिष्ट है। दाहू और श्वांगहू ने, जिनके मुंह मांस से भरे हुए थे, जोर से सिर हिलाया। अपने खाना पकाने के लिए प्रशंसा पाकर महुआ भी बहुत खुश हुई। अंकल मिंग और आंटी मिंग ने मांस का एक टुकड़ा खाया और लगातार सिर हिलाते रहे, फिर बाकी मांस तीनों लड़कों को दे दिया। आंटी मिंग ने ईर्ष्या से महुआ से कहा, तुम्हारी मां का खाना पकाने का कौशल वास्तव में उत्कृष्ट है। महुआ ने भी प्रशंसा की, आंटी मिंग का खाना बनाना भी बहुत अच्छा है। आंटी मिंग फिर जोर से हंस पड़ी और महुआ का छोटा सा हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे सच में नहीं पता कि इतना होशियार और समझदार बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। गोमांस चखने के बाद अंकल मिंग ने उत्सुकता से कहा, क्या ये जंगली गोमांस है? इसका स्वाद बिल्कुल वैसा नहीं है। ये जंगली गोमांस है, इसे बहुत लंबे समय से पकाया जा रहा है। कोई आश्चर्य नहीं, अंकल मिंग ने सिर हिलाया और फिर महुआ से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा परिवार एक खाने की दुकान खोल रहा है। अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो अपने अंकल और आंटी को बता देना, हम जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद अंकल मिंग। कुछ और बातचीत के बाद महुआ विदा लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। आंटी मिंग ने कुछ ताज़ी पकी हुई बंस और कुछ जंगली फल लिए और महुआ को खाने के लिए घर ले जाने दिया। हमारे घर पर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप ये बन और फल ले लीजिए और खा लीजिए। महुआ ने उन्हें मना नहीं किया, बंस को एक खाद्य डिब्बे में पैक किया और घर जाते समय जंगली फलों को खाया। चूल्हे पर काफी देर तक पकाए गए गोमांस की हर किसी ने प्रशंसा की। लियू रुहुआ ने अपने खाना पकाने के मसाले और भी बेहतर कर दिए, धीमी आंच पर पकाए और महुआ के लिए बीफ नूडल सूप के कुछ कटोरे भी बनाए। सूप गाढ़ा था, नूडल्स चबाने में आसान थे और बीफ स्वादिष्ट था। महुआ इतना खुश हुआ कि उसने खुशी से आंखें मूंद लीं। इसके अलावा लियू रुहुआ ने कुछ अन्य पेय और स्नैक्स भी तैयार किए और उन्हें खाद्य दुकान में बिक्री के लिए पेश किया। शराब तो जरूरी थी ही, लेकिन खुले तौर पर खेती करने वाले किसान गरीब थे और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अनाज भी घटिया थे, इसलिए स्वाद भी अच्छा नहीं था। हालांकि लियू रुहुआ ने खुद जो शराब बनाई थी वह बिल्कुल अलग थी। इस पेय में कुछ जड़ी बूटियां, ताजे फल और कम अल्कोहल की मात्रा थी और साथ ही अलग अलग फलों की भरपूर खुशबू भी थी। ये हल्का हल्का नशीला, मीठा और एक लंबे समय तक चलने वाला स्वाद था। महुआ को ये खास तौर पर पसंद आया। गोमांस के अलावा भोजन में कुछ पेस्ट्री, फल, पाइन नट्स और बीफ नूडल्स आदि भी शामिल थे। पड़ोस के दोस्तों की मदद से तैयारियां पूरी हो गईं और अमावस्या के पहले दिन खाने की दुकान खुल गई। दुकान का मूल नाम सड़क के नामकरण की परंपरा के अनुसार रखा जाना था और इसे मोस फूड शॉप कहा जाना था, लेकिन महुआ के सुझाव और मो शान की स्वीकृति के बाद अंततः इसका नाम बदलकर लियूज फूड शॉप कर दिया गया। पिता और पुत्र की बात को नकारने में असमर्थ लियू रुहुआ के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खाने की दुकान पर कीमतें ज्यादा नहीं थीं, क्योंकि ज्यादातर खाने वाले आस पड़ोस के निवासी या साधारण निम्न स्तरीय छुट्टा किसान थे जो अमीर नहीं थे। कीमतें इस तरह तय की गई थी कि ज्यादातर लोग उन्हें वहन कर सकें ताकि कम मुनाफा हो लेकिन ज्यादा बिक्री हो। दुकान के खास व्यंजन मुख्यतः गोमांस पर आधारित थे, जिनकी कीमत प्रति प्लेट 2 स्पिरिट स्टोन थी। ये खुले तौर पर खेती करने वालों के लिए बिल्कुल सस्ता नहीं था, लेकिन गोमांस या आध्यात्मिक मांस व्यंजन बेचने वाले अन्य प्रतिष्ठानों की तुलना में ये काफी सस्ता था। गोमांस नूडल्स और भी सस्ते थे। सादे नूडल्स की कीमत टूटे हुए स्पिरिट स्टोन के मात्र 3/10 हिस्से के बराबर थी, तथा गोमांस वाले नूडल्स की कीमत टूटे हुए स्पिरिट स्टोन के 6/10 हिस्से के बराबर थी। एक साधारण ची साधना का ढीला साधक एक दिन में लगभग 1 स्पिरिट स्टोन और कुछ 10वें हिस्से कमा सकता था। इसलिए एक प्लेट गोमांस खरीदने के लिए 2 दिन की कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कभी कभी तो ये ठीक रहता था, लेकिन हर दिन खाना नामुमकिन था। लेकिन केवल 2 स्पिरिट पत्थरों के लिए मांस खाने की सुविधा टोंगशियान शहर में कहीं और उपलब्ध नहीं थी, और यदि कोई अपनी लालसा को संतुष्ट करना चाहता था तो एक कटोरी बीफ नूडल्स की कीमत एक टूटे हुए स्पिरिट पत्थर के केवल 6/10 हिस्से के बराबर होती थी। खुलने के कुछ ही दिनों बाद ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी।
यद्यपि पड़ोस में रहने वाले छुट्टा किसान हर दिन मांस खाने में समर्थ नहीं थे, फिर भी हमेशा कुछ ऐसे लोग होते थे जो अपने लिए अच्छा भोजन चाहते थे। कुछ लोग थोड़े अधिक समृद्ध परिवारों से आने वाले की साधना के ढीले अभ्यासी थे जो हर कुछ दिनों में एक बार वहां भोजन कर सकते थे। अन्य लोग ताववादी मित्र थे जो मिलते थे, जो न तो अधिक खर्च करना चाहते थे और न ही बहुत अधिक मितव्ययी होना चाहते थे, इसलिए वे कुछ अतिरिक्त व्यंजनों के साथ गोमांस की एक प्लेट का ऑर्डर देते थे और पेपर बातचीत करते थे। कुछ माता पिता अपने बच्चों को, जिन्होंने अपनी साधना में प्रगति कर ली थी, दुकान पर लाकर उन्हें मसालेदार बीफ नूडल्स का एक कटोरा खिलाते थे और अपनी भूख मिटाते थे। कभी कभी इस क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापारी अपनी यात्रा से थके हुए और मांस की लालसा रखते हुए तथा अपनी तंगी के कारण शर्मिंदा होकर ऑर्डर देने में संकोच करते थे। ऐसा तब तक हुआ जब तक उन्हें पता नहीं चला कि गोमांस की एक पूरी प्लेट की कीमत केवल 2 स्पिरिट स्टोन है, जिससे उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उनके मन में अभी भी संदेह था कि क्या इतना सस्ता मांस स्वादिष्ट हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चूंकि खाद्य सामग्री की दुकान बहुत व्यस्त थी, इसलिए इसका स्वाद बहुत बुरा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इसे आजमाने का निर्णय लिया और एक प्लेट का ऑर्डर दे दिया। एक बार जब उन्होंने इसे चखा तो वे खाना बंद नहीं कर सके। इसके बाद जो व्यापारी अक्सर वहां से गुजरते थे, वे उस दुकान पर रुककर एक प्लेट मांस मंगवाते और कुछ पीते थे। जो लोग पहले बिना रुके गुजर जाते थे, वे अब वहां रुककर मांस खाते और बातें करते थे। कुछ व्यापारी, भले ही वे आमतौर पर वहां से नहीं गुजरते थे, केवल गोमांस का स्वाद लेने के लिए अपनी यात्रा की थकान दूर करने के लिए दुकान तक चक्कर लगाते हुए चले जाते थे। आखिरकार 100 मील के दायरे में यही एकमात्र जगह थी जहां इतनी कम कीमत पर इतना स्वादिष्ट मांस खाया जा सकता था। जैसे जैसे ज्यादा ग्राहक आते गए, दुकान में भीड़ बढ़ती गई और दाहू और बाकी 2 नौकर मदद के लिए आ गए। दिन भर भाग दौड़ करने के बाद शाम को वे बीफ नूडल्स का एक बड़ा कटोरा खाकर और थोड़ा बीफ घर ले जाकर संतुष्ट हो गए। हालांकि टोंगक्सियन गेट कक्षाएं शुरू करने वाला था और हर कोई साधना में व्यस्त होगा, इसलिए हाथों की कमी होगी। मो हुआ नहीं चाहता था कि उसकी मां ज्यादा काम करे, इसलिए उसने किसी को मदद के लिए रखने का सुझाव दिया। मो शान अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था, क्योंकि वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थी, इसलिए वह अपने बेटे के विचार से सहमत हो गया। अपनी पत्नी के साथ इस पर चर्चा करने के बाद मो शान ने मॉन्स्टर हंटिंग टीम से एक पारिवारिक सदस्य को भोजन की दुकान पर मदद करने के लिए प्रति माह 30 स्पिरिट स्टोन पर काम पर रखा। अगले दिन एक जवान शर्मीली औरत टोकरी लेकर दरवाजे पर आए। टोकरी में कुछ ताज़ी जंगली सब्जियां थीं, जो अभी भी ओस से भीगी हुई थीं और उसी सुबह पहाड़ों से तोड़ी गई थीं। मो हुआ ने अपने माता पिता को बात करते हुए सुना और जान गया कि महिला का उपनाम जियांग था तथा उसका नाम युन था। उसके पति का उपनाम चू था। शिकार के दौरान एक भेड़िया राक्षस के पंजों से वह बुरी तरह घायल हो गया था और परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज पर खर्च कर दी थी। हालांकि वे उसकी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था और राक्षसों का शिकार जारी नहीं रख सका, जिससे परिवार की कोई आमदनी नहीं रही। जियांग युन की आध्यात्मिक जड़ें कमजोर थीं, वह अपने संप्रदाय को छोड़ने से पहले केवल क्यूई शोधन के 4थे स्तर तक ही पहुंच पाई थी। कुछ वर्षों बाद उनकी शादी हो गई और उन्हें एक बच्चा हुआ। अपने पति की चोट के बाद से वह परिवार की आय बढ़ाने के लिए काम की तलाश में थी, लेकिन उनकी कम साधना के स्तर के कारण उन्हें आत्मिक रत्नों के रूप में ज्यादा कमाई नहीं हो पा रही थी। वे जो काम कर पाती थीं, वे तुच्छ थे, कम वेतन वाले थे और अविश्वसनीय थे। इसके अलावा उन्हें एक बच्चे की देखभाल भी करनी थी, जिससे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब खाद्य सामग्री की दुकान पर एक स्थायी नौकरी पाकर महीने में 30 स्पिरिट स्टोन कमाना उसके लिए पहले से ही एक दुर्लभ अवसर था। जियांग युन बहुत आभारी थी, लेकिन अंतर्मुखी होने और शब्दों का अच्छा ज्ञान न होने के कारण वह अपना धन्यवाद व्यक्त करने में बहुत शर्मिंदा थी। उसका चेहरा बेचैनी से लाल हो गया। लियू रुहुआ ने उसे तुरंत सांत्वना दी और कहा कि वह ज्यादा न सोचे और अपना काम अच्छी तरह से करने पर ध्यान केंद्रित करे। जियांग युन ने फिर से खुद को संभाला और लियू रुहुआ के निर्देशों का पालन किया। वह मेहनती और सतर्क थी और हालांकि नई चीजें सीखने में धीमी थी, फिर भी वह बहुत गंभीर थी, जिसकी लियू रुहुआ ने सराहना की। शाम के समय जब दुकान बंद हो गई, तो लियू रुहुआ ने घर ले जाने के लिए मांस के कुछ अतिरिक्त टुकड़ों के साथ कुछ नूडल्स पैक किए। जियांग युन ने जल्दी से मना कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, बहन लियू, आप मेरे प्रति बहुत दयालु रही हैं, मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती।
लियू रुहुआ ने जोर देकर कहा कि वह इसे ले लें, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। तब लियू रुहुआ ने कहा, इसे बच्चों के खाने के लिए घर ले जाओ। ये सुनकर जियांग युन में अब मना करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसके बच्चों ने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था, मांस तो दूर की बात थी। उसने खाने का डिब्बा स्वीकार कर लिया, ये सोचते हुए कि कैसे शुक्रिया अदा करे, लेकिन कृतज्ञता के वही कुछ शब्द उसके मुंह से अनाड़ीपन से निकल गए। लियू रुहुआ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, देर हो रही है, तुम्हें घर जाकर बच्चों का हालचाल लेना चाहिए। जियांग युन सावधानी से खाने का डिब्बा उठाए अपने घर की ओर चल पड़ी। दीवार के कोने से गुजरते हुए वह रुक गई और स्थिर खड़ी रही, उसकी आंसुओं से सांस फूल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने चुपचाप अपनी आस्तीन से आंसू पोंछे और घर की ओर चल पड़ी। freewebnovel.com। मुंह हुआ दूर से उसकी आकृति को देख रहा था, उसके विचार जटिल थे। उसका अपना परिवार भी समृद्ध नहीं था, मुश्किल से गुजारा कर पाता था, लेकिन तोंगशियान शहर में अनगिनत अन्य ऐसे व्यभिचारी परिवार थे जिनकी हालत उससे भी बदतर थी। काश इस दुनिया के किसानों को जीविका चलाने के लिए संघर्ष न करना पड़ता। मुंह हुआ ने चुपचाप सोचा। लियू की फूड शॉप का काम सुचारू रूप से चल रहा था और लियू रुहुआ रोजाना दुकान में व्यस्त रहती थी। वह पतली हो गई थी, लेकिन उसका रंग गुलाबी था और वह ज्यादा स्वस्थ दिखती थी। खाने की दुकान के मालिक होने से उससे तरह तरह के आहारों के साथ प्रयोग करने का मौका मिला और वह अपने बेटे की भविष्य की साधना और शादी के खर्चों के लिए स्पिरिट स्टोन्स बचा सकती थी। लियू रुहुआ बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी और उसके चेहरे पर और भी मुस्कान आ गई। अपनी पत्नी की वर्तमान स्थिति देखकर मोशान आश्वस्त महसूस कर रहा था और मोह हुआ अधिक से अधिक स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखकर खुश भी हो गया। खाने की दुकान खुलने से उनके घर में स्पिरिट स्टोन्स से होने वाली आय बढ़ गई और अब उन्हें पहले की तरह किफायती जीवन नहीं जीना पड़ता था। जब तक तोंगशियान गेट नया सत्र शुरू करने के लिए तैयार हुआ, तब तक दुकान ने कुल मिलाकर 200 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स का मुनाफा कमा लिया था। लियू रुहुआ ने मोहुआ को अपने द्वारा अर्जित सभी 200 से अधिक आत्मा पत्थर दे दिए तथा उसे संप्रदाय में उपयुक्त साधना तकनीक चुनने का आग्रह किया तथा उसे याद दिलाया कि वह अपनी साधना की उपेक्षा न करे। मोहुआ ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन जब गर्मी की छुट्टियां समाप्त हुईं, तो तोंगशियान गेट ने अपने दरवाजे खोल दिए और शिष्यों का स्कूल में स्वागत किया। मोहुआ ने भी लियू रुहुआ को अलविदा कहा, जो उसे छोड़ने आए थे, और फिर टोंगक्सियन गेट में प्रवेश किया। शिष्यों के धीरे धीरे लौटने के साथ ही एक समय शांत रहा टोनलिंग शिखर पुनः गतिविधि से गुलजार हो गया। हालांकि 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों के बाद कई शिष्यों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और उनकी साधना पिछड़ गई थी। जब वे स्कूल लौटे तो उनके चेहरे पर एक खास तरह की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। प्रशिक्षक यान ने सभी का ध्यान एकाग्र करने के लिए एक आश्चर्यजनक फॉर्मेशन परीक्षा की घोषणा की। ठंडे पानी की अचानक बौछार से गर्मी की तपिश पूरी तरह बुझ गई और कई शिष्यों के चेहरे पर घोर निराशा छा गई। यह एक तत्काल परीक्षण था, इसे घर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा इसमें किसी भी प्रकार की छोटी मोटी चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मोहुआ बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह पहले ही 5 निर्माण पैटर्न में पारंगत हो चुका था और एक अनुभवी प्रशिक्षु माना जाता था। संप्रदाय के बुनियादी निर्माण परीक्षण उसके लिए कोई चुनौती नहीं थे। इसके अलावा पिछले महीने और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उन्होंने दिन रात फॉर्मेशन का अभ्यास किया था, हर बार अपनी दिव्य भावना को चरम सीमा तक बढ़ाया, निरंतर परिश्रम के माध्यम से इसे मजबूत किया। इस तरह के मूल्यांकन के लिए मोहुआ आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसे उम्मीद थी कि यह आसानी से उसकी समझ में आ जाएगा। लेकिन जब फॉर्मेशन परीक्षा का पेपर दिया गया तो मोहुआ कुछ हद तक हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कई बार जांच की और अंततः पुष्टि की कि परीक्षण व्यक्तिगत फॉर्मेशन पैटर्न पर नहीं, बल्कि 6 फॉर्मेशन पैटर्न वाले एक संपूर्ण फॉर्मेशन पर था। मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। कुछ ठीक नहीं है। क्यूई शोधन के तीसरे स्तर की फॉर्मेशन परीक्षा में 6 फॉर्मेशन पैटर्न वाली फॉर्मेशन कैसे शामिल हो सकती है? क्या प्रशिक्षक ने गलत परीक्षा पत्र दिया होगा? प्रशिक्षक को इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। क्या इसका कोई और गहरा अर्थ हो सकता है? इस समय कई शिष्य पहले से ही उत्साहपूर्वक लिख रहे थे, लेकिन संभावना ये थी कि वे कुछ भी नहीं जानते थे और इसे खाली नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वे आंखें बंद करके अंधाधुंध चित्र बना रहे थे। मोहुआ ने अपने विचार एकत्रित किए और स्वयं को सावधान किया। अगर प्रशिक्षक ने हमारी परीक्षा लेने के लिए 6 प्रशिक्षण पैटर्न वाली एक प्रशिक्षण पद्धति चुनी है, तो इसके पीछे जरूर कोई न कोई उद्देश्य जरूर होगा।
शायद वह चाहते हैं कि हम प्रशिक्षण पद्धति की गहन और व्यापक प्रकृति को समझें, ताकि हम अहंकारी और आत्मसंतुष्ट मानसिकता विकसित न करें। अपने मन को शांत करने के बाद मुहुआ ने फॉर्मेशन का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस संरचना का नाम जल नियंत्रण संरचना रखा गया था। इसका उपयोग स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसके एनोटेशन पूरे थे। हालांकि इस संरचना में 6 संरचना पैटर्न थे, फिर भी पैटर्न काफी सरल थे। कक्षा में प्रशिक्षक द्वारा इसकी संरचना पर भी अक्सर चर्चा की जाती थी। यह कोई नई बात नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद कम समय में फॉर्मेशन पैटर्न को याद करना, फॉर्मेशन बनाना सीखना और फिर वास्तव में फॉर्मेशन बनाना अभी भी असंभव था। यदि कोई भी इसे नहीं बना पाता, तो प्रशिक्षक संभवतः संरचना की पूर्णता के आधार पर ग्रेड देगा। मुहुआ केवल उतना ही याद करने की कोशिश कर सकता था जितना वह कर सकता था, और जो कुछ भी वह कर सकता था उसे चित्रित कर सकता था। एक बार जब उसने ड्राइंग फॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित किया, तो समय तेजी से बीत गया, लेकिन जब परीक्षा का समय समाप्त हुआ, तब भी मुहुआ ने काम पूरा नहीं किया था। उसने 5 से ज्यादा फॉर्मेशन पैटर्न बनाए थे, और उसने उन 5 को ध्यान से नहीं देखा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। मुहुआ को थोड़ा अफसोस हुआ, और साथ ही यह भी गहराई से महसूस हुआ कि उसे अभी भी फॉर्मेशन की कला में एक लंबा रास्ता तय करना है। जब फॉर्मेशन ड्राइंग पूरी हो गई, तो उसे टोंगमिंग पीक पर मिंडे बिल्डिंग में भेज दिया गया। टोंगक्सियन गेट के सभी प्रशिक्षकों ने वहां पाठ्यक्रम को रिकॉर्ड किया और उसका मूल्यांकन किया। आमतौर पर सख्त प्रशिक्षक यान अब अप्रसन्न भाव प्रदर्शित कर रहे थे, तथा टोंगक्सियन गेट के एक बुजुर्ग की ताओवादी पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग के साधक को देखकर अप्रसन्न दिख रहे थे। बड़े कियान, इसका क्या मतलब है? क्या यह तय नहीं हुआ था कि जल नियंत्रण संरचना के केवल पहले 2 पैटर्न का ही परीक्षण किया जाएगा? फिर आपने पूरी संरचना का परीक्षण क्यों किया? निर्माण का मार्ग गहन और विशाल है। मैं शिष्यों को ये बात शुरू से ही समझाना चाहता था। और फिर प्रशिक्षक यान ने भौहें उठाईं। तब वे कठिनाइयों को समझेंगे और पीछे हट जाएंगे, और मूर्खतापूर्ण ढंग से फॉर्मेशन मास्टर्स बनने की आकांक्षा नहीं रखेंगे। एल्डर कियान ने उदासीनता से कहा, 6 फॉर्मेशन पैटर्न वाली फॉर्मेशन मास्टर बनने की दहलीज है। इतनी कठिन फॉर्मेशन ये प्रतिभाहीन आउटर गेट शिष्य नहीं सीख सकते। प्रशिक्षक यान ने अपने क्रोध को दबाते हुए कहा, मैं आउटर गेट प्रशिक्षक हूं, क्या एल्डर कियान कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हैं? प्रशिक्षक यान, ये आउटर गेट शिष्य वे फॉर्मेशन मास्टर नहीं बनेंगे, उन्हें पढ़ाना समय की पूरी बर्बादी है। तो क्या हुआ? एल्डर कियान का व्यवहार और भी विनम्र हो गया। प्रशिक्षक यान, हम सभी आपके प्रशिक्षण कौशल के स्तर के बारे में स्पष्ट हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन अपनी प्रतिभा के साथ इन मंदबुद्धि बाहरी द्वार के शिष्यों को पढ़ाना, खासकर जब उनमें से अधिकांश ढीले साधक हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यह आपके स्तर से नीचे है? तुम्हारा क्या मतलब है? प्रशिक्षक यान की नजरें तेज हो गईं। एल्डर कियान ने गंभीरता से कहा, यदि प्रशिक्षक यान सहमत हो, तो मेरा कियान परिवार आपको मेरे कुल के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए एक उदार इनाम देने को तैयार है, ताकि आप हमारी संतानों को संरचनाओं का अध्ययन सिखा सकें। चाहे वह आत्मिक पत्थर हो, आध्यात्मिक वस्तुएं हो, या कुछ संरचना विरासतें हो, बस कह दीजिए, और मेरा कियान परिवार आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। प्रशिक्षक यान की पलकें हल्की सी झपक गईं और वह चुप रहे। एल्डर कियान कुछ देर रुके, फिर बोले, बेशक, अगर आप तोंगशियान द्वार नहीं छोड़ना चाहते तो भी कोई बात नहीं। मैं आपको आंतरिक द्वार में प्रवेश करने और एक एल्डर बनने की सलाह दे सकता हूं, जहां आप आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को संरचनाओं के बारे में शिक्षा दे सकते हैं, या यहां तक कि उन सच्चे शिष्यों को भी शिक्षा दे सकते हैं। उस समय संप्रदाय के प्रत्यक्ष शिष्य आपको आदरपूर्वक सज्जन कहकर संबोधित करेंगे। आपका दर्जा संप्रदाय के एक सामान्य एल्डर से कहीं ऊंचा होगा। प्रशिक्षक यान चुप हो गए और एक क्षण बाद धीरे से बोले, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? एल्डर कियान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। प्रशिक्षक यान इतने जिद्दी क्यों है? मैं दूसरों को ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षण देता हूं, सांसारिक लाभ के लिए नहीं। प्रशिक्षक यान ने उत्तर दिया। बुजुर्ग कियान ने व्यंग्य किया, ठीक है, आप कितने महान हैं। ऐसा कहने के बाद उसने प्रशिक्षक यान पर ध्यान नहीं दिया और अपनी आस्तीन झटक कर चला गया। बूढ़े प्रशिक्षक झोऊ ने तब कहा, श्रीमान यान, परेशान क्यों हो रहे हो? कियान परिवार शक्तिशाली है और हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। प्रशिक्षक यान ने आह भरी, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अगर हालात ऐसे ही रहे तो संप्रदाय और कुल आपस में मिल जाएंगे और उन निचले स्तर के ढीले साधक शिष्यों के पास अपनी ताव साधना को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं होगा। पुराने प्रशिक्षक झोऊ ने भी आह भरी। जब पुराने संप्रदाय के नेता सत्ता में थे तो वे कियान परिवार के दबाव का सामना कर सकते थे, लेकिन अब जब वे बूढ़े हो रहे हैं और पद छोड़ने वाले हैं तो मुझे डर है कि तोंगजियान गेट बदलने वाला है। प्रशिक्षक यान भी चिंतित थे। मेरी राय में एल्डर कियान ने आपके प्रति काफी शिष्टाचार दिखाया है। आपने इन बाहरी द्वार के शिष्यों को सिखाने में सचमुच बहुत मेहनत की है, लेकिन इसका क्या फायदा? उनमें से बहुत कम ही निर्माण कला के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। यह कारण नहीं है कि शिथिल साधकों के पास निर्माण गुरुओं का अभाव है, वृद्ध प्रशिक्षक झोऊ ने सलाह दी। उन्होंने आगे कहा, ऐसी स्थिति में मत पहुंचिए जहां आप प्रशिक्षक भी नहीं बन सकें। प्रशिक्षक यान अविचलित रहे। जब तक मैं प्रशिक्षक हूं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जो कुछ किया जाना है वह अंत तक किया जाए। बूढ़े प्रशिक्षक झोऊ ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। एक बार फिर आह भरने के बाद प्रशिक्षक यान ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और फिर अपनी मेज पर फॉर्मेशन परीक्षा के पेपर खोले। यदि परीक्षा के प्रश्नों में गलतियां भी हों तो भी उन्हें ध्यानपूर्वक चिन्हित करना होता था। स्वाभाविक रूप से परिणाम पूरी तरह गड़बड़ था। अधिकांश शिष्य केवल एक या दो संरचना पैटर्न ही बना पाते थे, जबकि कुछ बिल्कुल भी नहीं बना पाते थे और अपना रास्ता बनाने के लिए लापरवाही से कुछ बकवास लिख देते थे। प्रशिक्षक यान ने चुपचाप इन शिष्यों के नाम नोट कर लिए। न जानना तो समझ में आता था, क्योंकि वे जो भी बना सकते थे वही बना सकते थे, लेकिन दिखावे के लिए बेमतलब कुछ बनाना अस्वीकार्य था। फिर कुछ ऐसे भी थे जिनके चित्र बेहतर थे, आमतौर पर तोंगशियान शहर के बेहतर हालात वाले परिवारों से जिन्हें निर्माण कला में प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये शिष्य आमतौर पर 3 निर्माण पैटर्न बना सकते थे, जो एक औसत ची शोधन तृतीय स्तर के साधक की दिव्य अनुभूति की सीमा भी थी, जिसे पहले से ही बहुत अच्छा माना जाता था। प्रशिक्षक यान मोहुआ के बारे में सोचे बिना नहीं रह सके। मोहुआ जैसा बालक जो मुक्त साधक पृष्ठभूमि से था और जिसमें दिव्य ज्ञान की दुर्लभ जन्मजात प्रतिभा थी, वास्तव में दुर्लभ था। मोहुआ की प्रगति के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि लगभग 4 संरचना पैटर्न तैयार किए जा सकते हैं, और यदि मोहुआ गर्मियों की छुट्टियों में आलसी नहीं रहा होता तो शायद 4 से थोड़ा अधिक। ग्रेडिंग करते हुए प्रशिक्षक यान को अंततः मोहुआ का पेपर मिला और उसे खोलकर वे दंग रह गए। पेपर में 5.5 फॉर्मेशन पैटर्न को बड़े करीने से प्रदर्शित किया गया था और अंत में फॉर्मेशन पैटर्न का आधा हिस्सा स्पष्ट रूप से जल्दबाजी में और थोड़ा लापरवाही से बनाया गया था, लेकिन तकनीक में कोई समस्या नहीं थी। प्रशिक्षक यान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इसका मतलब ये था कि क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर मोहुआ जल नियंत्रण संरचना में पहले प्रयास में 5.5 संरचना पैटर्न बना सकता था। 5.5 गठन पैटर्न। इसके लिए न केवल निर्माण कला में अनुभव और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी, बल्कि इसके समर्थन के लिए एक मजबूत दिव्य भावना की भी आवश्यकता थी। प्रशिक्षक यान ने मोहुआ को पहले भी संरचनाएं बनाते हुए देखा था। यद्यपि वह 4 संरचनाएं बनाने में सक्षम था, फिर भी यह कुछ हद तक कठिन लग रहा था, क्योंकि दिव्य संवेदना पर्याप्त व्यापक नहीं थी। लेकिन 2 महीने बीत चुके थे और यह पता चला कि मोहुआ अब जल नियंत्रण संरचना में 5.5 संरचना पैटर्न बना सकता है। अगर यह सचमुच सच होता तो यह दर्शाता कि मोहुआ की जन्मजात दिव्य इंद्रिय न केवल असाधारण थी, बल्कि उसकी वृद्धि की गति भी आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। साधना में वृद्धि के अलावा साधकों के पास अपनी दिव्य इंद्रिय को बढ़ाने का कोई त्वरित तरीका नहीं था। अपनी सांस रोककर प्रशिक्षक यान ने मोहुआ के पेपर को अविश्वास से एक और नजर से देखा और अंत में धीरे से सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया, ये संभव नहीं हो सकता। ये शब्द सुनकर पुराने प्रशिक्षक झोऊ ने प्रशिक्षक यान के चकित भाव को देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक सके, श्रीमान यान, क्या हुआ है? प्रशिक्षक यान को होश आया, उनके हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया और उन्होंने कुछ क्षण विचार किया, फिर बोले, कुछ शिष्यों के फॉर्मेशन आर्ट के चित्र बहुत ही बेतुके हैं। मैं क्षण भर के लिए अपना संयम खो बैठा। वृद्ध प्रशिक्षक झोऊ ने समझदारी दिखाए, इन शिष्यों को पढ़ाना वाकई आसान नहीं है। प्रशिक्षक यान, आपको इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। आपको अपने चरित्र और स्वभाव को निखारना होगा, क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। प्रशिक्षक यान ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर अभी भी मोहुआ के पेपर पर टिकी थी। उसका मन उथल पुथल में था। प्रशिक्षक यान ने मोहुआ के परीक्षा पत्र को देखा, एक पल के लिए सोचा, फिर क्लास ए अक्षर के साथ पेपर का समर्थन किया। अन्य शिष्यों के निर्माण कौशल का मूल्यांकन करने के बाद
वह एक क्षण के लिए रुके, कुछ याद किया और पिछले प्रश्न पत्रों को पलटा तथा क्लास बी स्कोर वाले सभी शिष्यों को क्लास ए में पदोन्नत कर दिया। अब मोहुआ के अलावा और भी शिष्य थे जिन्होंने क्लास ए हासिल किया था। ग्रेडिंग समाप्त करने के बाद प्रशिक्षक यान काफी देर तक अपने डेस्क पर गहरी सोच में डूबे रहे और खुद से बुदबुदाते रहे। लगता है मैं अब और तोंगशियान गेट पर नहीं रुक सकता। जब फॉर्मेशन परीक्षा के प्रश्न पत्र बांटे गए तो मोहुआ ने अपने प्रश्न पत्र पर क्लास ए देखा और सिर हिलाया, लेकिन उसने सोचा कि क्या अन्य क्यूई शोधन क्षेत्र के शिष्य वास्तव में जल नियंत्रण फॉर्मेशन बना सकते थे। आखिरकार यह एक ऐसा गठन था जिसके लिए 6 गठन पैटर्न की आवश्यकता थी। मोहुआ ने पूछताछ की और पता चला कि कुछ और शिष्यों को भी क्लास ए ग्रेड मिला था। आश्चर्य के अलावा उसे ये भी लगा, इस स्वर्ग से परे स्वर्ग है और इस व्यक्ति से परे लोग हैं। गठन में मेरा अपना स्तर अभी भी पर्याप्त नहीं है, मुझे आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। मोहुआ को यह नहीं पता था कि उसकी क्लास ए दूसरों की क्लास ए से अलग थी। उनका क्लास ए एक वास्तविक क्लास ए था, जबकि अन्य का क्लास ए वास्तव में प्रशिक्षक यान द्वारा बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। इसके बाद मोहुआ ने तोंगशियान द्वार पर अपनी साधना जारी रखने, संरचना के बारे में और जानने और फिर कुछ समय बाद एक साधना तकनीक चुनने पर विचार करने की योजना बनाई। लेकिन आधे महीने बाद उसने एक बेहद बेतुकी बात सुनी। प्रशिक्षक यान तोंगशियान गेट छोड़ने जा रहे हैं। अब से बाहरी गेट पर फॉर्मेशन नहीं सिखाया जाएगा। मोहुआ सदमे में स्थिर खड़ी रही। सीखने के लिए कोई संरचना नहीं। मोहुआ प्रशिक्षक यान को ढूंढने गया जिसने उसे उलझन भरी नजरों से देखा। उसने बहुत कम कहा, बस मोहुआ से कहा कि कुछ दिनों बाद वापस आकर उसे ढूंढ ले। मोहुआ के जाने के बाद प्रशिक्षक यान मैनेजर मो से मिलने गए। क्या आपके पास उस मामले के बारे में कोई खबर है जिसके बारे में मैंने आपको जांच करने के लिए कहा था? मैनेजर मो ने प्रशिक्षक यान को एक पत्र दिया। जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह अब तोंगशियान शहर में नहीं है। उसके बारे में कुछ सुराग यहाँ दिए गए हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वे सही हैं। धन्यवाद। मैनेजर मो ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप वास्तव में तोंगशियान गेट छोड़ने की योजना बना रहे हैं? ये सिर्फ तोंगशियान गेट नहीं है, मैं तोंगशियान शहर भी छोड़ रहा हूँ। क्या आप भविष्य में यहाँ वापस आएंगे? ये कहना कठिन है, प्रशिक्षक यान ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। जैसा आपने कहा, चलो इसे भाग्य पर छोड़ देते हैं। मैनेजर मो के मुंह से अनुनय विनय की बातें निकल रही थीं, लेकिन उन्होंने बेहतर समझते हुए कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि अनुनय विनय व्यर्थ होगी। उस बच्चे का क्या हुआ, मोहुआ? तुम उसके लिए क्या करने की योजना बना रहे हो? मैनेजर मो ने पूछा। तुम्हारे बिना तोंगशियान गेट में उसे सिखाने लायक कोई नहीं है। मेरी अपनी योजनाएं हैं। उस बच्चे मोहुआ की प्रतिभा फॉर्मेशन में काफी भयावह है। प्रशिक्षक यान ने मन ही मन सोचा, पर जोर से नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने कहा, उसकी प्रतिभा तो अच्छी है, अगर वह प्रशिक्षण न सीख पाए तो अफसोस होगा। चूंकि हमारा रिश्ता प्रशिक्षक और शिष्य का है, इसलिए आगे जो भी होगा मैं उसका ध्यान रखूंगा। मैनेजर मो ने सिर हिलाया, फिर अपने बड़े भाई की तरफ देखा, इस बात को लेकर असमंजस में कि आगे कोई और मीटिंग होगी भी या नहीं। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, पर समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। एक किसान का जीवनकाल बहुत लंबा होता है और साथ ही विदाई भी। अंत में वे एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे और शराब की जगह एक कप चाय पीकर साथ में टोस्ट पीते हुए विदा हुए। अपना ध्यान रखना, मैनेजर मो ने कहा। अपना ध्यान रखना। प्रशिक्षक यान ने सिर हिलाया, फिर मैनेजर मो की निगाहों के नीचे फेटेड गैदरिंग को छोड़ दिया और हलचल भरी सड़कों में गायब हो गया। बिना प्रशिक्षण के तोंगशियान द्वार के बाहरी द्वार पर रुकने का कोई मतलब नहीं रह गया था। इसके अलावा स्पिरिट पिवट प्रशिक्षण चार्ट का मुद्दा हमेशा प्रशिक्षक यान के दिमाग में रहता था और वह इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। तोंगशियान शहर छोड़ने से पहले प्रशिक्षक यान को जो आखिरी काम करना था वह था मोहुआ के लिए एक फॉर्मेशन मास्टर ढूंढना। उन्होंने उपहार के रूप में कुछ बढ़िया शराब और चाय तैयार की और तोंगशियान शहर की उत्तरी सड़क पर स्थित एक बड़े गुफानुमा आवास के मुख्य द्वार पर दस्तक दी। यह आवास सड़क पर सबसे भव्य, आलीशान और राजसी आवासों में से एक था। गुफा निवास का स्वामी तोंगशियान शहर के 2 प्रथम श्रेणी के निर्माण गुरुओं में से एक था, जिसका उपनाम लुओ था, जिसे सामान्य साधक सम्मानपूर्वक मास्टर लुओ कहते थे। प्रशिक्षक यान ने उपहार प्रस्तुत किए और अपना उद्देश्य समझाया।
मास्टर लुओ के प्रशिक्षक यान के साथ अच्छे संबंध थे और यह सुनकर उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया, क्या इस बच्चे में वास्तव में ऐसी प्रतिभा है कि बूढ़े भाई यान भी व्यक्तिगत रूप से उसका मामला लड़ने आए हैं। प्रशिक्षक यान ने मास्टर लुओ को मोहुआ द्वारा बनाया गया उज्ज्वल अग्नि संरचना आरेख दिखाया। ये वह संरचना है जिसे उन्होंने तब बनाया था जब वे क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर थे। उन्होंने मोहुआ द्वारा बनाए गए 5.5 संरचना पैटर्न के साथ जल नियंत्रण संरचना आरेख नहीं निकाला, क्योंकि वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा सामान्य रूप से कहें तो क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर 3 संरचना पैटर्न के साथ एक संरचना तैयार करने में सक्षम होना पहले से ही असाधारण प्रतिभा माना जाता है। मास्टर लुओ की आंखें चमक उठीं और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, वास्तव में ये काफी अच्छा है। उज्ज्वल अग्नि संरचना आरेख की जांच करने के बाद मास्टर लुओ ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह किस वंश का वंशज है? कियान परिवार का, आन परिवार का या चेन परिवार का? प्रशिक्षक यान जवाब देने से पहले एक क्षण के लिए चुप हो गए। वह किसी कबीले से नहीं है, वह सिर्फ एक ढीला साधक है। इसके बाद मास्टर लुओ चुप हो गए और उनकी आंखों में दिलचस्पी काफी कम हो गई। प्रशिक्षक यान ने संकोच से पूछा, क्या गुरु को कोई चिंता है? अनियंत्रित साधकों को सिखाना कठिन है, मास्टर लुओ ने कहा। भाई लुओ, मास्टर लुओ ने हाथ हिलाकर कहा, बूढ़े भाई यान, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आपको समझना चाहिए कि एक भटके हुए साधक को प्रशिक्षु के रूप में लेना कितना कष्टदायक होता है। हालांकि मोहुआ युवा है, वह चतुर, शिष्ट, मेहनती और परिश्रमी है और प्रशिक्षण में उसकी प्रतिभा अत्यंत उच्च है। भाई लुओ के थोड़े से मार्गदर्शन से प्रशिक्षण में उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असीम होंगी, प्रशिक्षक यान ने गंभीरता से कहा। बात उस बारे में नहीं है, मास्टर लुओ ने आह भरते हुए समझाया। बच्चे में किस प्रकार की जन्मजात प्रतिभा या समझ है, इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रशिक्षुता के लिए आवश्यक औपचारिक उपहार, क्या वह उन्हें वहन कर सकता है? मास्टर लुओ खड़े हुए और धीरे धीरे चलने लगे। ऐसा नहीं है कि मुझे इन उपहारों का लालच है, लेकिन शिष्यों को प्रशिक्षित करना और स्वीकार करना हमेशा से परंपरा से बंधा हुआ मामला रहा है। मैंने कई शिष्यों को स्वीकार किया है और प्रत्येक ने एक बड़ा औपचारिक उपहार दिया है। अगर संयोग से वह भुगतान करने में असमर्थ है या बहुत कम देता है, तो मैं अपने अन्य शिष्यों को ये कैसे समझाऊं? भले ही वे अपनी नाराजगी व्यक्त करने की हिम्मत न करें, वे निश्चित रूप से अपने दिल में एक द्वेष रखेंगे, ये सोचकर कि मैं पक्षपाती हूं और सभी के साथ न्याय नहीं कर सकता। सिर्फ प्रशिक्षुता के लिए औपचारिक उपहार ही नहीं, बल्कि कला शिल्प सीखने के लिए जरूरी स्याही, ब्रश, कागज और स्याही पत्थर भी, इनमें से किसके लिए आत्मिक पत्थरों की जरूरत नहीं होती? क्या एक मुक्त साधक की पारिवारिक संपत्ति उसे सहारा दे सकती है? अगर वह किसी दिन फॉर्मेशन मास्टर बन भी जाए, तो भी उसके पास 2 ही रास्ते होंगे, या तो किसी कुल से जुड़ जाए या किसी संप्रदाय से। अगर वह खुद को इससे नहीं जोड़ता, तो उसकी साधना और फॉर्मेशन का अध्ययन मुश्किलों से भरा होगा। अगर वह इससे जुड़ भी जाता है, तो मानो उसने खुद को बेच दिया हो, वह अपना नाम, पृष्ठभूमि और माता पिता सब खो देगा और अपने भाग्य का मालिक नहीं रहेगा। फिर वह मुझ जैसे अपने गुरु का आदर कैसे कर सकता है? इसलिए आप इसे किसी भी तरह से देखें, उसे प्रशिक्षु या शिष्य के रूप में लेने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद मास्टर लुओ बैठ गए और चाय की चुस्की ली। प्रशिक्षक यान भी चुप रहा। वह समझ गया था कि मास्टर लुओ क्या कह रहे हैं और उसका खंडन नहीं कर सका। शुरू में उसने सोचा था कि मोहुआ की असाधारण प्रतिभा को देखते हुए मास्टर लुओ शायद इस पर विचार करेंगे, लेकिन अब लग रहा था कि उसकी अपनी सोच बहुत भोली थी। बिना फॉर्मेशन मास्टर के ढीले कल्टीवेटर, वास्तव में इसके लिए एक कारण था। प्रशिक्षक यान निराश दिखे। ये देखकर मास्टर लुओ ने भी आह भरी और नर्म स्वर में कहा, अगर उसके पास कम से कम एक कबीले की पृष्ठभूमि होती, भले ही वह सिर्फ एक शाखा या शाखा ही क्यों न होती, तो मैं उसे ले लेता। लेकिन ढीले साधक अलग होते हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं और मेरे पास इसके लिए ऊर्जा नहीं है। लूज कल्टीवेटर्स के लिए फॉर्मेशन मास्टर्स बनना बहुत कठिन है। मास्टर लुओ ने दुख जताया। प्रशिक्षक यान ने एक बार फिर विनती करने की कोशिश की, मोहुआ, इस बच्चे में वास्तव में संरचनाओं के लिए एक अद्वितीय प्रतिभा है और वह मोहुआ द्वारा बनाए गए 5.5 संरचना पैटर्न के साथ जल नियंत्रण संरचना आरेख प्रस्तुत करने वाले थे। लेकिन जब वह ऐसा करने वाला था, मास्टर लुओ ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 3 गठन पैटर्न बना सकता है या नहीं, भले ही क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर वह 4 या 5 गठन पैटर्न बना सके, मैं फिर भी उसे नहीं लूंगा।
प्रशिक्षक यान का हाथ बीच में ही रुक गया और कोई विकल्प न होने के कारण उन्हें अपनी संरचना को वापस लाना पड़ा। भाई लुओ, क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं है? मास्टर लुओ ने कहा, बूढ़े भाई यान किसी भी समय आने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, चाहे चर्चा करने के लिए या बातचीत करने के लिए, लेकिन इस मामले में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई लुओ, शब्द न खोज पाने के कारण प्रशिक्षक यान केवल आह भर सके, बस बाद में पछताना मत। कई साधकों ने मुझसे यही कहा है, लेकिन आज तक मुझे किसी बात का अफसोस नहीं हुआ। कुछ और कहने के लिए कुछ न बचते हुए मास्टर लुओ ने अतिथि को बाहर जाने का संकेत देने के लिए अपना चाय का कप उठा लिया। प्रशिक्षक यान ने निराशा भरी मुद्रा में आह भरी और विदा लेने के लिए उठ खड़े हुए। प्रशिक्षक यान के जाने के बाद गुरु लुओ कमरे के अंदर बैठ गए। एक शिष्य ने उनके लिए चाय बनाई और धीरे से पूछा, गुरु, अगर वह सचमुच क्यूई शोधन के तीसरे स्तर पर उज्ज्वल अग्नि संरचना बना सकते हैं तो उनकी प्रतिभा वाकई अद्भुत होगी। सचमुच, मास्टर लुओ ने अपनी चाय उठाई, एक घूंट लिया और कहा, लेकिन उच्च प्रतिभा का क्या उपयोग है? साधना का मार्ग केवल प्रतिभा के बारे में नहीं है। कितने लोग अपनी युवावस्था में असाधारण थे लेकिन अंत में कुछ खास नहीं रहे। आत्मा के पत्थर, वंश, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना प्रतिभा भी एक जड़हीन पौधा है जो अंततः मुरझाने के लिए नियत है। लेकिन फिर भी अगर मास्टर कुछ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तो कम से कम वह आपकी दयालुता के लिए ऋणी हो सकते हैं। मास्टर लुओ ने सिर हिलाया, आप मानव स्वभाव को बहुत सरल समझते हैं। गरीबी में जन्मे लापरवाह साधकों की मानसिकता अक्सर अतिवादी होती है। कोई भी छोटी सी गलती द्वेष की भावना पैदा कर सकती है। ऐसे कई मामले हैं जहां छोटी छोटी बातों पर कृतज्ञता दुश्मनी में बदल जाती है। मैं ऐसे दलदल में क्यों जाऊं? आपकी बात सच है गुरुजी, लेकिन ऐसी प्रतिभा का बर्बाद हो जाना बहुत दुख की बात है। यह अफसोस की बात है। मास्टर लुओ ने चाय का कप नीचे रखा और आह भरी, लेकिन ये भाग्य है, हमारे नियंत्रण